तो दोस्तों जितने भी ये वाउचर है ना, ये सभी आपको याद रखने हैं और इनकी शॉर्टकट भी याद रखनी है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि कौन से वाउचर का कब यूज करना है। ऐसा नहीं है कि हमें पैसे रिसीव करने हैं और उसकी एंट्री आप पेमेंट वाउचर में कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके इन सभी वाउचर को अच्छे से समझिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे प्रैक्टिकल पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारे वाउचर कैसे कैसे वर्क करते हैं और हम इन पे कैसे लेन देन करते हैं। तो फिलहाल टैली के सॉफ्टवेयर पे चलते हैं डायरेक्टली। तो हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, वाउचर की बात कर रहे थे हम, तो वाउचर के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ये वाउचर दिख रहा है इस तरीके से, यहाँ पे हम आके एंटर करेंगे तो ये वाउचर ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं अब यहाँ पे करता हूँ एंटर, तो ये वाउचर ओपन हो गया। पीछे आने के लिए एस्केप का यूज करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। एस्केप किया मैंने यहाँ पे और हम पीछे आ चुके हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट में ओपन करना चाहते हो तो ओपन कैसे करेंगे, तो एक चीज आप नोटिस कीजिए, जैसे कि यहाँ पे ये अल्टर लिखा है इस जगह, इसका ए जो है ये डार्क है ब्लू कलर में, तो ये इसका शॉर्टकट है। अगर मैं ए प्रेस करूंगा तो अल्टर पे पहुंच जाऊंगा, एच प्रेस करूंगा तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे पहुंच जाएंगे। तो हमें वाउचर ओपन करना है, तो वाउचर के लिए क्या है शॉर्टकट, वी। तो मैं जैसे ही वी प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे वाउचर पे आ चुके हैं। अब सबसे पहला जो वाउचर होता है ना हमारा टैली में एक नई कंपनी क्रिएट करने के बाद, वो होता है F6 यानी रिसीव्ड वाउचर। तो हमें क्या करना है यहाँ पे F6 मैंने जैसे ही प्रेस किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे पहले पेमेंट था और अब कौन सा वाउचर आ चुका है, रिसीव्ड वाउचर। अब आप सोच रहे होगे कि यार सबसे पहले तो मैंने कॉन्ट्रा वाउचर पढ़ाया था जो कि F4 था, वो सीरियल वाइज था कि पहले F4 कॉन्ट्रा वाउचर, F5 पेमेंट वाउचर और F6 रिसीव्ड वाउचर। बट काम के व्याप पे देखा जाए तो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से हम करते हैं, रिसीव वाउचर से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिसीव वाउचर से पैसे रिसीव करने हैं। तो यहाँ पे मैं अब आपको रिसीव वाउचर से पैसे रिसीव करके दिखाता हूँ कैसे हम यहाँ पे पैसे रिसीव करते हैं। तो रिसीव वाउचर मैंने किया, आपको यहाँ पे जरूर ध्यान देना है कि कौन सा वाउचर ओपन है। तो यहाँ पे रिसीव वाउचर ओपन है। इसके बाद यहाँ पे हमारा कर्सर आ रहा है, यहाँ पे करना है आपको स्पेस दबाने के बाद अगर आपकी कोई लेजर होगी तो उसकी यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, कैश या बैंक, इन दोनों में से एक ही चीज हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और अगर इनकी लेजर बनी हुई है तो वो लेजर यहाँ पे शो हो जाएगी। फिलहाल कोई भी लेजर यहाँ पे बनी हुई नहीं है, तो लेजर बनाने के लिए अब क्या करें, पीछे जाना पड़ेगा, नहीं। लेजर बनाने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट है और वो है Alt+C। आप Alt+C भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एंटर करो तो डायरेक्टली लेजर क्रिएशन पे आप पहुंच जाओगे। सबसे पहले मैं लेजर बना लेता हूँ कैश की, कैश लिखा मैंने। और कैश किस ग्रुप के अंदर आता है, कैश इन हैंड, ये मैंने लिया, एंटर और यहाँ पे कर दिया Ctrl A से एक्सेप्ट। इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैश आ चुका है। करंट बैलेंस यानी अभी हमारे पास कोई भी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 0 शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे कैश रिसीव कर रहे हैं, तो कैश रिसीव कर किस चीज से रहे हैं, कैपिटल से, रेंट से, इंटरेस्ट से, मेंटेनेंस से, किस चीज से। तो सबसे पहले हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो पैसा लगाने को क्या बोला जाता है, कैपिटल। तो हम यहाँ पे कैपिटल बना लेते हैं। अब मैं यहाँ पे स्पेस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे क्या कैपिटल बना हुआ है, नहीं बना हुआ नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, Alt+C शॉर्टकट जो है, और मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख लेता हूँ, कैपिटल। और कैपिटल किसके अंदर आता है, कैपिटल के। मैंने इसे सेलेक्ट करके Ctrl A से एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मैं Ctrl A कर रहा हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बन चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर लेता हूँ 45,000 और एंटर। तो आप देखो यहाँ पे कि मैंने कैपिटल रिसीव किया कितना, 45,000। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कैपिटल हमने रिसीव किया कैश में, तो कैश में हमारे पास कितना अमाउंट आ चुका है, 45,000। इसके बाद मैं इसे सबमिट कर देता हूँ, एंटर। नरेशन यानी जो हमारी स्टेटमेंट है ना, हमें वो लिखनी पड़ेगी, जो हमारी एंट्री है। अब यहाँ पे क्या किया है, हमने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो बिजनेस में पैसे लगाने को क्या बोलते हैं, कमेंस्ड बिजनेस ऑफ कैश कितना, 45,000। यानी बिजनेस में पैसा लगाने को क्या बोलते हैं, कमेंस बिजनेस ऑफ कैश 45,000। ये लिखा और इसे कर दिया सबमिट, एंटर और एंटर। एक एंट्री हमारी रिसिप्ट की कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने क्या किया है, कैपिटल रिसीव किया है। अब हम इस एंट्री को देखना चाहते हैं कि यार ये एंट्री हमने जो करी है इसमें क्या क्या किया है, या फिर मान लीजिए गलती हो गई तो कैसे चेक करेंगे। इसके लिए आना है एस्केप यानी पीछे, गेटवे ऑफ टैली पे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको डे बुक का, इस पे आके आप जैसे करोगे एंटर, उसके बाद जितनी भी आप यहाँ पे एंट्री करोगे, वाउचर करोगे, सब की सब यहाँ पे शो होती रहेंगी। तो हमने रिसीव वाउचर की करी है सबसे पहले, यहाँ पे आके करते हैं हम एंटर, तो यहाँ पे ये एंट्री आपकी शो हो जाएगी।
इसके बाद आप इसे एडिट करना चाहो तो एडिट भी कर सकते हो, डिलीट करना चाहो तो ऑल्ट डी से डिलीट भी कर सकते हो। मैं फिलहाल इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, स्केप करके वापस मैं वाउचर में आ जा रहा हूँ पीछे। या हम गेटवे ऑफ टैली में और वी प्रेस करते ही हम वाउचर पे वापस आ चुके हैं। इसके बाद मैं इंटरेस्ट रिसीव करता हूँ बैंक में, तो स्पेस दबाया मैंने। अब यहाँ पे कैश तो हमारा बना हुआ है लेकिन बैंक तो बना हुआ नहीं है ना, तो बैंक बना लेंगे यहाँ पे। कैसे? ऑल्ट सी किया यहाँ पे और लिख लेंगे बैंक, एंटर एंटर। अब बैंक किस में आता है? बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने बैंक अकाउंट, एंटर और कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे कि जो हमारी कंपनी है उसका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर आप डाल दो, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, ब्रांच, ये सारी चीज़ें अगर आप लाइसेंस पे वर्क कर रहे हो तो ज़रूरी है। फिलहाल हम लर्निंग पे कर रहे हैं तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, मैं फिर यहाँ पे स्पेस दबाता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? सिर्फ कैपिटल और कुछ नहीं आ रहा ना। तो इसके लिए ऑल्ट सी करना है और यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ? इंटरेस्ट रिसीव। और ये क्या हो जाएगी? हमारी इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है, और इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो ये किस में काउंट होता है? इनडायरेक्ट इनकम में। यानी जॉब करके, बिजनेस करके जो पैसा आता है डायरेक्ट इनकम, उसके अलावा जो भी पैसा आता है वो इनडायरेक्ट इनकम। इसे सेलेक्ट करके मैंने किया एंटर और कंट्रोल ए से सबमिट किया। और कितना इंटरेस्ट रिसीव कर लेते हैं? 15,000। सबमिट। और आप देख सकते हो कि हमारे पास करंट बैलेंस जो है इंटरेस्ट रिसीव में 15,000, और 15,000 कहाँ हमने लिए हैं? बैंक में। क्लियर है दोस्तों? एक चीज़ याद रखना, ये जो अकाउंट है ना यहाँ पे रिसीप्ट में, यहाँ पे कैश या बैंक दोनों में से एक ही चीज़ आएगी। नीचे जो आप लेजर बना रहे हो यानी रिसीव कर रहे हो पैसे, तो किस चीज़ से कर रहे हो? कैपिटल से, इंटरेस्ट से, मेंटेनेंस से, जिस चीज़ से भी कर रहे हो वो यहाँ पे मेंशन होता है। क्लियर? अब यहाँ पे इसका नरेशन लिख लेते हैं, इसे सबमिट कर दो, कुछ नहीं करना फिलहाल यहाँ पे। और नरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका? ये हो जाएगा रिसीव इंटरेस्ट बाय चेक, कितना? 15,000। ये किया, हो गया, सबमिट किया मैंने इसे और सबमिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एंट्री हमारी हो चुकी है, दोनों में मैंने रिसीव किया। एक में आपको कैपिटल रिसीव करके दिखाया है और एक में क्या रिसीव करके दिखाया है? इंटरेस्ट। दोस्तों ये तो बात हुई रिसीव वाउचर की, यानी हमने अपने बिजनेस में पैसा रिसीव कर लिया है। अब हम बात करेंगे परचेज वाउचर की, यानी पैसा आने के बाद हम क्या करेंगे? अपने बिजनेस में गुड्स परचेज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? परचेज वाउचर पे आ जाना है। परचेज वाउचर की शॉर्टकट की होती है F9, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके भी परचेज वाउचर ओपन कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ से परचेज वाउचर ओपन करता हूँ क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, यानी आप जो सामान परचेज कर रहे हो ना, तो उसकी पेमेंट कैसे करना चाहोगे? बाय बैंक या फिर बाय कैश? तो 2 मेथड आपको यहाँ पे मिलते हैं, बैंक का और यहाँ पे कैश का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक ले लेते हैं और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। इसके बाद ये कुछ डिटेल आएगी, तो इस डिटेल में आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है यहाँ पे। इसके बाद दोबारा ये पार्टी की डिटेल पूछेगा, तो यहाँ पे अगर आप देना चाहते हो तो डिटेल दे दो, अदरवाइज कोई बात नहीं। फिलहाल मैं भी इसे कंट्रोल ए कर देता हूँ। इसके बाद परचेज लेजर, परचेज की लेजर क्या होती है? तो परचेज अकाउंट होती है। हम यहाँ पे स्पेस प्रेस करते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे कोई लेजर नहीं शो हो रही है, यानी यहाँ पे परचेज की लेजर बनी हुई नहीं है। और एक नई लेजर अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ऑल्ट के साथ सी, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे लेजर क्रिएशन खुल चुका है, और यहाँ पे मैं एक नई लेजर बना लेता हूँ। परचेज मैंने यहाँ पे लिखा, और परचेज किसके अंदर आता है? परचेज अकाउंट के। यहाँ पे मैंने इसे सबमिट किया और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया। इसके बाद यहाँ पे परचेज आ चुका है। अब नेम ऑफ आइटम, यानी हम क्या चीज़ परचेज करना चाहते हैं, तो लिस्ट ओपन करने के लिए स्पेस का यूज़ करते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे नया आइटम कोई बनाना चाहते हो, जैसे कि अभी कोई आइटम बना हुआ नहीं है, तो उसके लिए हमें ऑल्ट सी प्रेस करना है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएशन आ चुका है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं मैंगो। मैंगो के बाद यहाँ पे अंडर, यानी मैंगो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये फ्रूट से बिलोंग करता है। अंडर, यूनिट, कैटेगरी, ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिलहाल हम यहाँ पे इसका ग्रुप बना लेते हैं, तो ऑल्ट सी करेंगे यहाँ पे और इसका ग्रुप हो जाएगा फ्रूट्स। फ्रूट्स लिखने के बाद ये प्राइमरी में आएगा, इसे मैंने सबमिट किया। और इसके बाद कैटेगरी, तो फिलहाल दोस्तों कैटेगरी की अभी जरूरत नहीं है, तो मैं इसे डिसेबल कर लेता हूँ। कैटेगरी डिसेबल करने के लिए हमें F12 प्रेस करना है, और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ये यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, यहाँ से मैं इसे नो करता हूँ।
और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रूट्स आ रहा है, यानी यहाँ पे हमारा ग्रुप आ रहा है। इसके बाद जो कैटेगरी आ रहा था वो ऑप्शन यहाँ से गायब हो गया, यानी हट गया है। फिलहाल यहाँ पे यूनिट बना लेते हैं इसकी। मैंगो है तो इसकी यूनिट क्या होगी, केजी, किलोग्राम। यहाँ पे यूनिट बनी हुई नहीं है तो ऑल्ट सी करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंबल में केजी, और इसका फॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, किलोग्राम। एंटर, यहाँ पे कर लेते हैं नॉस, नंबर्स में जो आता है, एंटर, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं मेंशन करना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है। जिसके बाद क्वांटिटी, यानी हम मैंगो ले रहे हैं, कितना मैंगो ले रहे हैं, मैंने बोला मैं 50 किलो आम ले रहा हूँ, और किस रेट के हिसाब से, 100 रुपये के हिसाब से। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 5000। इसके बाद दोबारा एंटर करो, यहाँ पे दोबारा एंटर करो। अगर आप कोई और आइटम परचेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम एप्पल परचेज करना चाहते हैं तो एप्पल बना हुआ नहीं है, हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑल्ट सी करना है यहाँ पे, और APPLE एप्पल लिखा, अंडर किसके आता है, फ्रूट्स के, और केजी यूनिट हो जाएगी। सबमिट किया, कंट्रोल ए। इसके बाद कितने हम एप्पल यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, मैंने बोला 80 किलो परचेज कर रहे हैं। किस रेट के हिसाब से कर रहे हैं, 60 रुपये के हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे सबमिट कर देते हैं, और जो इसका टोटल अमाउंट हो वो इस जगह शो हो जाएगा। यानी 80 किलो हमारे सेब हैं, 60 रुपये के हिसाब से कितने के हो गए, 4800 रुपये के। सेम चीज़ यहाँ पे 50 किलो हमारे आम है, 100 रुपये के हिसाब से कितने के हो गए, 5000 के। और टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारा, 9800 रुपये। इसके बाद मैं इसे कर लेता हूँ सबमिट। और यहाँ पे ये अगर आप पेमेंट बैंक के थ्रू कर रहे हो तो ये डिटेल मांगता है, चेक वगैरह का नंबर। तो अभी तो फिलहाल हम लर्निंग मोड पे कर रहे हैं, चेक नंबर वगैरह है नहीं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबमिट कर देते हैं इसे सिंपल यहाँ से। तो यह है नरेशन, यानी जो भी चीज़ हमने यहाँ पे करी है एक्टिविटी, वो यहाँ पे हमें मेंशन करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, परचेज गुड्स बाय चेक, कितने के, 9800 रुपये के। तो 9800 रुपये यहाँ पे मैंने लिखे और इसे सबमिट कर दिया, एंटर और एंटर। तो इस तरीके से जो है आप जो अपने गुड्स हैं उन्हें परचेज कर सकते हो। दोस्तों अभी तक जो हमने गुड्स परचेज किया वो बैंक से किया था, यानी उसकी पेमेंट कहाँ से कटेगी, हमारे बैंक से। अब अगर हम कैश से परचेज करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपल हमें बैंक की जगह कैश ले लेना है, बस इतना करना है। एक चीज़ और नोटिस कीजिए आप कि अभी मैंने जो परचेज किया था उससे पहले यहाँ पे 1 लिखा आ रहा था और अब यहाँ पे 2 लिखा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि परचेज की एक एंट्री हमने सबमिट कर दी है और परचेज का ये दूसरा वाउचर है। ठीक है, हर वाउचर पे ऐसे ही आता है, यानी हम कौन से वाउचर का नंबर कर रहे हैं। इस एंट्री को करने के बाद दोबारा मैं परचेज पे आऊंगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर। तो अब हम यहाँ कैश से परचेज कर रहे हैं तो कैश ले लेंगे, यहाँ पे कैश लिया मैंने और यहाँ पे कंट्रोल ए और इसे भी कंट्रोल ए कर रहा हूँ मैं। कैश हमारे पास कितना है, 45,000 और परचेज की लेजर बनी हुई है, परचेज कर लेते हैं स्पेस। तो यहाँ पे एप्पल और मैंगो ऑलरेडी बने हुए हैं जो पहले के यहाँ पे आइटम है। अब हम यहाँ पे कुछ और बना लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस बार पोटैटो बना लेता हूँ जो नया आइटम है वेजिटेबल के लिए। तो यहाँ पे वो बना हुआ नहीं है, इसके लिए मैं ऑल्ट सी करता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ पोटैटो, और ये किस में आएगा, वेजिटेबल। ग्रुप इसका बना हुआ नहीं है तो ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे वेजिटेबल, और किस में आएगा, ये प्राइमरी में। सबमिट कर लेते हैं इसे। यूनिट क्या होगी इसकी, केजी यानी किलोग्राम। एंटर किया और यहाँ से कंट्रोल ए कर दिया। इसके बाद पोटैटो कितना ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम कितना, 60 किलो कर लेते हैं। किस रेट के हिसाब से, 20 रुपये के हिसाब से, और इसे सबमिट कर देते हैं। कितना अमाउंट हो गया टोटल, 1200 रुपये। सबमिट करते हैं इसे यहाँ से और नरेशन लिख लेते हैं, क्या होगी वो, परचेज गुड्स ऑफ कैश कितना, 1200 रुपये हो गया ये, और इसे सबमिट कर देते हैं। एंटर और एंटर। दोस्तों हमने बिजनेस में पैसे रिसीव कर लिए, उसके बाद हमने गुड्स भी परचेज कर लिया। अब हम करते हैं कि इस गुड्स को सेल कैसे करेंगे। तो सेल करने की शॉर्टकट की होती है F8। क्लियर। तो F8 यहाँ पे लिखा है, मैं F8 पेस्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये सेल वाउचर यहाँ पे ओपन हो चुका है और सेल का ये पहला वाउचर है। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, 1। अब हम सेल करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, तो जो पैसा आएगा वो हम कैश में लेना चाहते हैं या बैंक में, तो वो मेथड यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पहले बैंक और इसे कंट्रोल ए से सबमिट कर देते हैं और इसे भी कंट्रोल ए से सबमिट कर देते हैं। इसके बाद जो हमारे पास करंट बैलेंस है बैंक में वो 5200 रुपये है। अब सेल्स की लेजर बनी हुई नहीं है तो ऑल्ट सी किया और यहाँ पे क्या बन जाएगी, सेल्स। एंटर एंटर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट। एंटर किया और यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। इसके बाद हमें क्या करना है,
जो भी आइटम सेल करना है उसे यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं स्पेस करता हूँ, स्पेस करने के बाद जो भी आइटम है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे एप्पल है, एप्पल में किया मैंने एंटर और 80 किलो एप्पल है। कैसे पता लगा? तो मैं बैक स्पेस करता हूँ, यहाँ पे देखो ये आइटम है और हमारे पास कितने अवेलेबल है। सेब यानी एप्पल 80 किलो है, मैंगो 50 किलो और पोटैटो 60 किलो, ये सारी चीज़ें यहाँ शो हो रही है ना। तो मैं फिलहाल एप्पल पे आके एंटर करता हूँ और ये एप्पल कितने में सेल कर रहा हूँ? 50 किलो। किस रेट के हिसाब से कर रहा हूँ? 100 के हिसाब से। एंटर किया तो कितना अमाउंट हो गया? 5000। एंटर किया, एंटर। दोबारा कोई चीज़ अगर आप सेल करना चाहते हो तो दोबारा स्पेस करो। इस बार मैंगो कर रहे हैं सेल, तो मैंगो कितना कर रहे हैं हम? 20 किलो कर रहे हैं। किस रेट के हिसाब से? 150 के हिसाब से। तो कितना हो गया? 3000। मैं यहाँ पे इसे करता हूँ एंटर, एंटर, एंटर और इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। ये किया मैंने। इसमें नरेशन नहीं दिया है, नरेशन आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं। तो अभी हमने जो सेल किया था वो किया था बैंक में, यानी जो भी पेमेंट हमारी आनी थी ना वो हमारे बैंक में आएगी सेल करने के बाद। अब बात करते हैं कैश की, यानी चीज़ें हम सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं और हमें पेमेंट किस में चाहिए? कैश में, नगद चाहिए यानी रोकड़ा। तो उसके लिए यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे और करते हैं एंटर। इसके बाद कंट्रोल ए किया मैंने यहाँ पे और दोबारा कंट्रोल ए कर दिया। इसके बाद कैश हमारे पास कितना है? 43,800 रुपये। सेल वाउचर ऑलरेडी बना हुआ है सेल्स के लिए, यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर। देन नेम ऑफ आइटम, यानी जिस आइटम को आप सेल करना चाहते हो उसे सेलेक्ट करो। तो आइटम हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, स्पेस करते हैं और यहाँ से ले लेते हैं पोटैटो और एंटर। कितना सेल कर रहे हैं? 40 किलो। एंटर। किस रेट के हिसाब से? 40 के हिसाब से। और फिर एंटर करते हैं। 1600 रुपये अमाउंट हो गया। इसके बाद एंटर करके यहाँ पे नरेशन दे देते हैं अगर देना चाहते हैं। नहीं देना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हो, जो कि मैं फिलहाल कर रहा हूँ। एंटर किया यहाँ पे और एक्सेप्ट किया। तो हमने यहाँ पे 2 रिसिप्ट के वाउचर कर रहे हैं, 2 परचेज के किए हैं और 2 सेल के वाउचर किए हैं। अब यहाँ पे मैं इनका आपको प्रॉफिट लॉस चेक कराता हूँ, यानी जो हमने परचेज किया है, परचेज करने के बाद हमारा कितना खर्चा हुआ और उसके बाद जो हमने उसे प्रॉफिट के साथ सेल किया है तो हमारा वहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? स्केप करते हैं और यहाँ से आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसकी शॉर्टकट की है पी। मैं पी यहाँ पे प्रेस करता हूँ, क्लिक किया, जिसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमने परचेज किया था टोटल वो 11,000 का परचेज किया और उसके बाद जो हमने चीज़ें सेल करी, सेल करने के बाद जो हमारा बेनिफिट हुआ है या प्रॉफिट हुआ है वो 3,800 रुपये का हुआ है, जो कि टोटल हमारा अमाउंट बनता है 14,800 रुपये। और जो हमारा नेट प्रॉफिट है ना वो है हमारा 18,800 रुपये, क्योंकि 15,000 जो है वो हमने क्या रिसीव किया था? इंटरेस्ट रिसीव किया था। जो कैपिटल रिसीव किया था उसे काउंट मत करो, क्योंकि वो हमारा कैपिटल था, बिजनेस में पैसा हमने लगाया था। तो इनडायरेक्ट इनकम क्या थी हमारी? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्या है? हमारा प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट काउंट होगा यहाँ पे हमारा 15,000 प्लस ये जो 3,800 रुपये है ये काउंट होगा हमारा यहाँ पे। जो टोटल अमाउंट होता है 18,800 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट। इसके बाद सेल्स अकाउंट हमने क्या सेल किया था? 9,600 रुपये यहाँ पे हमने सेल किया था इतने रुपए का। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितने रुपए का सामान अवेलेबल है? तो 5,200 रुपये का हमारे पास क्या है? सामान अवेलेबल है। इन दोनों को मिला के जो टोटल अमाउंट बनता है वो बनता है 14,800 रुपये, जिसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 3,800 रुपये, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा चुका हूँ। और इनडायरेक्ट इनकम क्या है हमारी? 15,000 रुपये, जो कि किस चीज़ की थी? हमारी इंटरेस्ट की थी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट और लॉस चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करके समझा देता हूँ। तो सबसे पहले परचेज अकाउंट, जो हमने परचेज किया था ना सामान, वो 11,000 रुपये का है टोटल। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट यानी जो सामान सेल करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट हुआ है वो 3,800 रुपये का हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद टोटल ये अमाउंट जो है वो 14,800 रुपये है। और नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यानी जो हमारा टोटल ये ग्रॉस प्रॉफिट और जो हमारा इंटरेस्ट रिसीव किया था दोनों को मिला के जो अमाउंट है वो नेट प्रॉफिट कितना है? 18,800 रुपये। सेल अकाउंट 9,600 रुपये का हमने सेल किया था। क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का हमारा सामान अवेलेबल है? 5,200 रुपये का। टोटल अमाउंट क्या बनता है? 14,800 रुपये, जिसमें से ग्रॉस प्रॉफिट यानी जो हमारा सामान हमने सेल किया था उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो 3,800 रुपये का है, जो कि यहाँ पे है। और इनडायरेक्ट इनकम जो हमारा इंटरेस्ट रिसीव करके आया था यानी 15,000 रुपये। तो इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट लॉस चेक कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं अगले वाउचर की तरफ, जो है कॉन्ट्रा वाउचर। तो पीछे आने के लिए यहाँ पे स्केप करते हैं हम और वाउचर बी। इसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर के लिए हमें F4 पेस्ट करना है। मैं यहाँ पे F4 पेस्ट करता हूँ। इसके बाद कॉन्ट्रा वाउचर आ चुका है।
काउंटर वाउचर 3 कंडीशन में वर्क करता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहली कंडीशन है कैश डिपॉजिट करना है हमें बैंक में। तो एक चीज याद रखना, जिस चीज में पैसा जाता है ना, जैसे कि अब हम क्या कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो ऊपर आएगा डेटर यानी जिसके पास पैसा जा रहा है। तो ऊपर हम क्या कर लेते हैं, बैंक, स्पेस दबाया मैंने और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं बैंक। 13,200 रुपये बैंक में आ रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे किया स्पेस और इसके बाद यहाँ पे किया मैंने कैश। कैश कितना है हमारे पास, 45,400 रुपये। तो मैं क्या करता हूँ, 15,000 रुपये बैंक में जमा कर देता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ से 15,000 रुपये बैंक में चले जाएंगे। एंटर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 30,400 रुपये हो गया और यहाँ पे 28,200 रुपये है। यहाँ पे मैं इसे सबमिट करता हूँ और यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। तो 1000 के कितने नोट हैं, 15। मैंने 15 नोट काउंट करके यहाँ पे लिखे, एंटर किया और फिर यहाँ पे एंटर किया। इसके बाद नरेशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना नहीं लिखना चाहते मत लिखो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं फिलहाल इसमें डिपॉजिट 15,000 कैश इन बैंक। ठीक है, ये किया मैंने, एंटर और एंटर। ये तो थी पहली कंडीशन काउंटर वाउचर की। इसके बाद यहाँ पे दूसरी कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं, जो है बैंक में से पैसे विड्रॉ करना। तो पैसे विड्रॉ करने तो ऊपर क्या आ जाएगा, कैश, स्पेस किया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश। कैश लिया, यहाँ पे एंटर किया। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक, स्पेस करके यहाँ पे लिखा मैंने बैंक और एंटर किया। तो अभी हमारे पास बैंक में 28,200 रुपये, मैं यहाँ पे 8,000 रुपये बैंक से निकालता हूँ। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे कि जो बैंक से पैसा है ना वो कहाँ आ जाएगा, कैश में बढ़ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे इसे सबमिट कर लेते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे 28,000 थे, बट यहाँ पे अब क्या रह गए, 20,200 रुपये। और जो 8,000 रुपये थे वो यहाँ पे ट्रांसफर या फिर मैं बोलूँ विड्रॉ हो चुके हैं। तो इसे हम यहाँ पे कर लेते हैं और लिख लेते हैं एंट्री, विड्रॉ कितना, 8,000 फ्रॉम बैंक, ये लिखा मैंने और सबमिट कर देते हैं इसे। क्लियर। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की, जो है एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करने की। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक नया बैंक बना लेते हैं। नया बैंक बना लेते हैं ऊपर, क्योंकि उस बैंक में पैसे हम ट्रांसफर करेंगे। तो ऑल्ट सी करके मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, और ये किस में आ जाएगा, बैंक अकाउंट में। एंटर किया और यहाँ से किया मैंने कंट्रोल A। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जिस बैंक से ट्रांसफर करने स्पेस किया मैंने और यहाँ पे क्या कर लेंगे, बैंक अकाउंट। यहाँ पे किया मैंने एंटर और इसके बाद यहाँ पे जितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं वो लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे 5,000 ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 5,000 लिखा, एंटर किया और यहाँ से सबमिट किया इसे और कंट्रोल A कर लो। यहाँ पे मैं इस बार नरेशन नहीं दे रहा हूँ, विश है आपकी, जैसे कि मैंने आपको बताया नरेशन देना चाहते हो दे सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं। एंटर किया और फिर यहाँ पे एंटर किया। तो इस तरीके से आप काउंटर की तीनों कंडीशन फुलफिल कर सकते हो। यानी पहले हमने क्या किया, पहले हमने कैश जो है जमा किया बैंक में, उसके बाद कैश विड्रॉ किया और उसके बाद एक बैंक से दूसरे बैंक में हमने पैसे ट्रांसफर किए। तो इस तरीके से ये तीनों कंडीशन जो है हमने काउंटर वाउचर की करी है। इसके बाद बात करते हैं उधार परचेज की। तो उधार परचेज कैसे किया जाएगा, इसके लिए क्या करना होता है, जो कि मैंने आपको बताया था, जब उधार की बात होती है तो कैश की जगह पे क्या आ जाता है, नाम। तो दोबारा हम करते हैं यहाँ पे F9 पे क्लिक और इसके बाद यहाँ पे जो मोड ऑफ पेमेंट होता है, यहाँ पे मैं ऑल्ट सी करके लिख लेता हूँ रमेश और CR, यानी जिससे हम परचेस कर रहे हैं ना उधार, उसका नाम। और CR क्यों लिख दिया, जिससे हमें याद रहे क्रेडिटर है, यानी इससे हम उधार सामान परचेस कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने सन्ड्री क्रेडिटर, कंट्रोल A से एक्सेप्ट किया और कंट्रोल A किया, यहाँ पे भी कंट्रोल A कर दो। इसके बाद परचेज किया, यहाँ पे 11,000 रुपये का हम ऑलरेडी सामान परचेज कर चुके हैं। नेम ऑफ आइटम क्या परचेज करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे लिखा मैंगो, कितना, 50 किलो। ठीक है, 100 रुपये के हिसाब से हम परचेज कर रहे हैं। इसके बाद ये हमने 50 किलो परचेज किए हैं, किस रेट के हिसाब से, 100 रुपये के हिसाब से। तो अमाउंट क्या बन गया यहाँ पे, 5,000। यहाँ पे मैं इसे सबमिट करता हूँ। अमाउंट देखना भी हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, उधार परचेज की हम बात कर रहे हैं तो कोई अमाउंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। मैं इसे सबमिट कर देता हूँ, एंटर एंटर एंटर, और यहाँ पे ये बिल वाइज डिटेल आ रही है। तो फिलहाल अभी बिल वाइज डिटेल के बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में मैं सारे वाउचर कंप्लीट कराने के बाद बताऊंगा। तो इसे हटाने के लिए क्या करना है, हमें F12, पहले इसे बैक स्पेस कर लेते हैं यहाँ से और अब करते हैं F12 करने के बाद यहाँ पे आके
यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल नो है, लेकिन फिर भी ये वहाँ पे शो हो रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एस्केप करो और यहाँ पे करो F11। F11 करने के बाद आप यहाँ पे देखो ये बिल वाइज डिटेल जो है यस है ना, तो यहाँ पे करो इसे नो। एंटर किया और कंट्रोल ए से किया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट हो गया। अब आप देखना ये बिल वाइज डिटेल जो है वो ओपन नहीं होगी। एंटर किया मैंने और आप देख सकते हो कि अब बिल वाइज डिटेल ओपन नहीं हो रही है। तो अगर बिल वाइज डिटेल ओपन होती है तो F11 करके और F12 करके वहां से आप उसे वहां से डिसेबल कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैंने उधार परचेज किया है और इसे मैं सबमिट कर देता हूँ, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया। इसके बाद जो हमने उधार परचेज किया है तो यार इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, और पेमेंट करने के लिए कौन सा वाउचर होता है, F5 यानी पेमेंट वाउचर। तो यहाँ पे पेमेंट पे हम क्लिक करते हैं, पेमेंट वाउचर खुल गया। स्पेस यानी हम पेमेंट करना चाहते हैं तो मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, बैंक का, कैश का। मैंने यहाँ पे किया कैश, एंटर। इसके बाद यहाँ पे मैंने किया स्पेस। स्पेस करने के बाद पेमेंट हमें करनी किसे है, तो हमें करनी है रमेश को, और यहाँ पे करेंगे हम एंटर। कितनी पेमेंट करनी है, 5000 करनी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5000। और जैसे ही हम 5000 एंटर करेंगे तो आप ये देखोगे ये जो अमाउंट है ना यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो मैंने किया एंटर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अमाउंट है वो कितना हो गया, 0। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। तो आप इस तरीके से अगर आप उधार परचेज करते हो तो उधार परचेज की इस तरीके से पेमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं उधार सेल करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा। उसके लिए करेंगे F8। F8 करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उधार सेल। तो उधार सेल जिसे कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा इस बार ऊपर। Alt C करके यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सुरेश DR। इसके बाद यहाँ पे करेंगे सन्ड्री डेटर। एंटर किया और इसके बाद किया कंट्रोल ए। कंट्रोल ए दोबारा कर लेते हैं और फिर दोबारा कंट्रोल ए। अब यहाँ से हम सेल लेजर ले लेते हैं और स्पेस करके जो भी चीज़ हम यहाँ से लेना चाहते हैं, जैसे कि एप्पल, मैंगो, पोटैटो, क्या सेल करना चाह रहे हो उधार। मैंने बोला मैंगो, कितना, 50 किलो, किस रेट के हिसाब से, 150 ही मान लो भाई। एंटर किया, एंटर, और यहाँ से सबमिट कर लेते हैं इसे। क्लियर। अब जब हम उधार सेल करते हैं तो हमें पैसे रिसीव करने हैं, और पैसे रिसीव करने के लिए किस वाउचर का यूज़ किया जाता है, रिसिप्ट वाउचर का, जो कि होता है F6। F6 किया मैंने यहाँ पे। देन इसके बाद यहाँ पे स्पेस, जो आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, ठीक है, वो कैश में कर रहे हो या बैंक में, तो हम ले लेते हैं कि कैश में कर रहे हैं। 33,400 रुपये हैं, और किससे रिसीव करना है यहाँ पे, सुरेश से। तो सुरेश का नाम लिखा, एंटर किया। कितनी करनी है, 7,500 रुपये। 7,500 रुपये मैंने लिखा। अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ऑटोमेटिक जो अमाउंट है ना यहाँ शो हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा आप अमाउंट दे सकते हो, यहाँ से अमाउंट हट गया और यहाँ पे ऐड हो गया, क्योंकि हमने रिसीव किया है तो जाहिर सी बात है कि पैसे ऐड होंगे। अगर हम पे करते तो क्या होता है, यहाँ से अमाउंट 0 हो जाता है और यहाँ से अमाउंट वो माइनस हो जाता है उतना। सबमिट करते हैं इसे, और ये सबमिट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अगर उधार परचेज करते हो तो पेमेंट वाउचर में जाके उसकी पेमेंट कर सकते हो, और अगर उधार सेल करते हो तो रिसिप्ट वाउचर में जाके उसे रिसीव कर सकते हो। अब मैं आपको एक एंट्री देता हूं, और एंट्री है मुझे कमेंट बॉक्स में बना के बताइएगा कि इसकी एंट्री होगी क्या। तो ये एंट्री है गॉट बैंक लोन फ्रॉम 5000। ये जो एंट्री है ये मुझे बना के दिखाओ और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना इसकी एंट्री। फिलहाल चलते हैं अगले वाउचर पे, जो है परचेज रिटर्न। कौन सा, परचेज रिटर्न। यानी हमने होलसेलर प्रोडक्शन हाउस वाले से सामान खरीदा उधार, और उस सामान को किसी डिफेक्ट की वजह से हमने उसे रिटर्न कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न करेंगे कैसे, तो इसके लिए पहले हमें परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम परचेज रिटर्न कर सकते हैं। तो परचेज करने के लिए F9 पे हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे कैश से परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज करते हैं, क्या ले लें, क्या ले लें, क्या ले लें, आम ले लेते हैं 100 किलो दोबारा, 100 रुपये के हिसाब से 10,000 के आम है, ठीक है। सबमिट। तो अमाउंट देखते रहना, अभी आपके पास अमाउंट 40,900 रुपये है ना। सबमिट किया मैंने इसे, सबमिट किया। इसके बाद जो हमने सामान परचेज किया है, मान लीजिए कि डिफेक्ट निकल गया सामान में कुछ, तो उस डिफेक्ट की वजह से हम सामान को क्या कर रहे हैं, रिटर्न। तो अब परचेज रिटर्न कैसे ओपन करें, इसके लिए आपको F10 प्रेस करना है, या फिर ये अदर वाउचर जो है यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं F10 प्रेस करता हूँ, जिसके बाद यहाँ पे हमारे सामने लिस्ट खुल जाएगी वाउचर की।
तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, डेबिट नोट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही करेंगे एंटर, और इसकी शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट प्लस F5। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर। एंटर करने के बाद ये डेबिट नोट ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना था, परचेज रिटर्न करना था। तो सबसे पहले हम कैश ले लेंगे क्योंकि कैश में हमने परचेज किया था। एंटर, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, फिर दोबारा यहाँ पे कंट्रोल ए से करते हैं एक्सेप्ट। इसके बाद यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है 30,900 रुपये। पहले हमारे पास 40,900 रुपये था, लेकिन हमने 10,000 का सामान वहाँ पे परचेज कर लिया था। अब यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं जो कि हमने पहले किया था, तो यहाँ परचेज की लेजर ही आएगी परचेज अकाउंट में। इसके बाद यहाँ पे 26,000 का टोटल हमने परचेज किया था। अब यहाँ पे वो आइटम लेंगे हम जिसे हमें करना है रिटर्न। तो स्पेस दबा के हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंगो पे आते हैं और करना है एंटर। इसके बाद जितना हमें जो गुड्स है अपना वो रिटर्न करना है वो मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं 60 किलो रिटर्न कर रहा हूँ। होलसेलर वाले को सामान रिटर्न करेंगे तो उसके बदले क्या करेगा, वो हमें पैसे देगा। तो ये जो 6,000 रुपये ना ये हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और जो क्वांटिटी है हमारे मैंगो की वो 60 किलो माइनस हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इसे करते हैं सबमिट, एंटर, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसे सबमिट कर दो नॉर्मल। मैंने इसे सबमिट किया। अब नॉर्मली आप इसे चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे कैश पे आओ, एंटर करो, कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए करो। 36,900 रुपये हो चुके हैं, जो कि पहले कितने थे, 30,900 रुपये। इसके बाद मैंगो की क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। स्पेस किया, कितनी क्वांटिटी हो गई मैंगो की, 70 किलो। तो इस तरीके से आप परचेज रिटर्न कर सकते हो। अब बात करते हैं सेल रिटर्न की, कि सेल रिटर्न हम कैसे करेंगे। तो सेल रिटर्न के लिए सिंपल, पहले सेल करेंगे जो हमने परचेज में किया, उसके बाद सेल करने के बाद क्रेडिट नोट में जाके उसे सेल रिटर्न कर देंगे। तो इस चीज़ के लिए हमें पहले सेल करना है। सेल की शॉर्टकट की होती है F8। F8 प्रेस किया मैंने। इसके बाद यहाँ पे इसे सही कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कैश लिया। कैश कितना है हमारे पास, 36,900 रुपये। और सेल वाउचर, किसे सेल कर रहे हैं हम, मैंगो सेल कर रहे हैं। अब कस्टमर को सेल कर रहे हैं, 70 किलो है हमारे पास, हमने 50 किलो सेल किया 250 के हिसाब से, तो 750 रुपये अभी हमारे यहाँ पे इस अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। एंटर, 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 और इसे किया मैंने सबमिट। अब ये तो मैंने सेल किया 50 किलो आम 750 के हिसाब से। अब मुझे क्या करना है, इसे रिटर्न करना है। तो रिटर्न कैसे करेंगे, इसके लिए आएंगे अदर वाउचर में, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रेडिट नोट, और यहाँ पे करेंगे एंटर। एंटर किया तो ये क्रेडिट नोट खुल गया। इसके बाद हम यहाँ ले लेते हैं कैश और करते हैं एंटर। इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया, इसे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया। 40, यहाँ पे आपको अमाउंट दिख रहा है 44,400 रुपये। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेल किया था ना, तो एंटर। इसके बाद स्पेस, मैंगो 50 किलो हमने सेल किया था, मतलब कि सारे ही आम खराब निकल गए। तो यहाँ पे एंटर करते हैं, मैंगो पे 50 किलो लेते हैं 150 रुपये के हिसाब से। अब जो 750 रुपये है ना, तो वो हमें कस्टमर को वापस रिटर्न करने पड़ेंगे। यानी ये यहाँ से 750, यानी यहाँ से जो 7,500 है ना, वो हमारे माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हमें वो कस्टमर को देने हैं। तो मैं इसे जैसे ही करता हूँ सबमिट। अब हम इसे चेक करते हैं, F8 में चेक कर लेते हैं नॉर्मल। कैश कितना है, 36,900 रुपये, क्लियर, जो कि साफ साफ दिख रहा है। आम की क्वांटिटी भी चेक कर लेते हैं, कितनी हो गई वापस, 70 किलो, क्योंकि पहले 70 में से हमने 50 किलो सेल किए थे, लेकिन खराब होने की वजह से वो सारे के सारे क्या हो गए, रिटर्न हो गए। इस वजह से जो है हमारी आम की क्वांटिटी वापस 70 किलो हो गई, और जो कैश था वो 36,900 रुपये हो गया है। तो हमने रिसीप्ट वाउचर कर लिया, परचेज कर लिया, सेल कर लिया, कॉन्ट्रा कर लिया, परचेज रिटर्न कर लिया, सेल रिटर्न कर लिया। अब बात करते हैं जर्नल वाउचर की। तो जर्नल वाउचर मैंने आपको बोला था कि इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, तो अब वो टाइम आ गया है। जर्नल वाउचर का यूज़ फिक्स असेट उधार खरीदने के लिए किया जाता है, या फिर कहीं भी अगर एडजस्टेबल एंट्री हो रही है ना, तो उसके लिए जर्नल वाउचर का यूज़ किया जाता है। अब जर्नल वाउचर को कैसे ओपन किया जाता है, तो F7 इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने किया यहाँ पे क्लिक, तो जर्नल वाउचर यहाँ पे आ चुका है। अब जर्नल वाउचर में मैंने क्या बोला था कि फिक्स असेट उधार परचेज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है इसमें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जर्नल वाउचर में फिक्स असेट परचेज कर लेते हैं कोई भी उधार। तो डेबिट हो रहा है फिक्स असेट, यानी यहाँ पे क्या आएगा, फिक्स असेट आएगा पहले। तो क्या फिक्स असेट ले लेते हैं हम, यहाँ पे चेयर ले लेते हैं। स्पेस दबाते हैं, कोई भी फिक्स असेट यहाँ पे बना हुआ नहीं है। ऑल्ट C किया और यहाँ पे लिखा मैंने चेयर, एंटर, एंटर।
ये किस में आ जाएगा, फिक्स असेट में, और यहाँ पे एंटर किया मैंने, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया। इसके बाद चेयर ले रहे हैं हम, तो कितने की, 4,500 रुपये की चेयर परचेज कर लेते हैं, बस एंटर। और क्रेडिटर यानी ले किससे रहे हैं, तो उधार की बात आ रही है। उधार के लिए हम क्या करेंगे, जिससे उधार ले रहे हैं, मैं एक नया बना लेता हूँ लेजर, रवि CR सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर किया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 4,500 यानी 4,500 रुपये की चेयर किससे लिया हमने, रवि से लिया। और 4,500 रुपये अब रवि को हमें देने हैं, तो यहाँ पे ये वो अमाउंट दिखा रहा है। मैं से करता हूँ सबमिट, एंटर और एंटर। तो बस इतना सा काम है कि अगर आप एडजस्टेबल एंट्री करना चाहते हो, या फिर कोई एडजस्टेबल एंट्री है, या फिर फिक्स असेट उधार परचेज करना है, तो उस केस में आपको जनरल वाउचर का यूज़ करना पड़ता है। अब जो हमने उधार परचेज किया है फिक्स असेट को, उसकी पेमेंट करनी है, तो पेमेंट के लिए कौन सा वाउचर है, सिंपल पेमेंट वाउचर। F5 करेंगे, पेमेंट वाउचर आ जाएगा। अब इसके बाद जो हमने फिक्स असेट खरीदा उसकी पेमेंट करनी है, तो उसके लिए पेमेंट वाउचर आ गया। यहाँ पे पेमेंट हमें करनी कैसे है, कैश से या फिर बैंक से, तो कैश से ही कर देते हैं। यहाँ पे लेते हैं हम कैश। उसके बाद पेमेंट करनी किसे है, रवि को, तो स्पेस करके रवि लिखते हैं। यहाँ पे रवि आ गया, एंटर किया। पेमेंट कितनी करनी है, 4,500, यहाँ पे लिखा मैंने 4,500, एंटर किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैलेंस 0 हो चुका है, और यहाँ से 4,500 रुपये माइनस हो चुके हैं। क्लियर। यहाँ पे क्या मैंने, एंटर और इसे सबमिट। ठीक है, इस तरीके से आप एडजस्टेबल एंट्रीज कर सकते हो। तो एडजस्टेबल एंट्री किस में करते हैं, जनरल वाउचर में। क्लियर। अब अगर मुझे फिक्स असेट कैश में लेना हो तो कैसे करेंगे, उधार खरीदने के लिए तो हमारे पास जनरल वाउचर है, लेकिन अगर मुझे फिक्स असेट खरीदना है वो भी कैश में, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए यूज होगा पेमेंट वाउचर का। किसका, पेमेंट वाउचर का। परचेज का यूज नहीं होगा। जनरल एंट्री में मैंने सिखाया था ना कि अगर परचेज कर रहे हैं फिक्स असेट तो परचेज हट जाता है, सेल कर रहे हैं तो सेल हट जाएगा। तो अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं फिक्स असेट, तो उसके लिए कौन सा वाउचर यूज होगा, पेमेंट। करके दिखा देता हूं मैं यहाँ पे आपको। स्पेस किया मैंने, कैश से परचेज कर रहे हैं तो कैश ले लेंगे। अब क्या परचेज कर रहे हैं, मान लो कि टेबल ले रहे हैं, ऑल्ट C करके यहाँ पे मैं बना लेता हूँ टेबल। फिक्स असेट लिखा, एंटर किया, कंट्रोल A से किया, एक्सेप्ट। इसके बाद कितने की है टेबल, तो मैंने बोला 2,500 रुपये की, एंटर किया। अब यहाँ से आप देख सकते हो 2,500 रुपये माइनस हो गए और टेबल यहाँ पे हमारी आ चुकी है। सबमिट किया मैंने, एंटर। इस तरीके से आप जो है कोई भी फिक्स असेट कैश में परचेज करोगे। ये तो बात हुई परचेज करने की। और अगर सेल करना है तो कैसे करेंगे, सेल करने के लिए F6 यानी रिसिप्ट वाउचर का यूज होगा। तो F6 करते हैं हम यहाँ पे, और स्पेस करता हूँ मैं यहाँ पे, और ले लेता हूँ क्या, बैंक। बैंक लिया मैंने, स्पेस दबाया, और यहाँ से ले लेते हैं चेयर। तो यहाँ पे चेयर है कितने की, 4,500 की। अब मुझे 2,000 की चेयर सेल करनी है, तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अमाउंट डालूंगा, एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हो कि 2,000 की जो चेयर है वो यहाँ से माइनस हो चुकी हैं। यानी अगर आपको फिक्स असेट सेल करना है तो उसके लिए रिसीव वाउचर, और अगर फिक्स असेट परचेज करना है तो उसके लिए पेमेंट वाउचर। सबमिट करते हैं इसे यहाँ से। इसके बाद मैं आपको कुछ एंट्रीज दिखाता हूँ, वो एंट्रीज आप प्रैक्टिकल कीजिएगा, जिसके बाद टैली आप काफ़ी हद तक अच्छे से सीख जाओगे। तो यहाँ से ये एंट्री यानी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, ये करना। उसके बाद परचेज की एंट्री है, देन उसके बाद ये है सोल्ड गुड्स ऑफ कैश 10,000, फिर परचेज की एंट्री है, इसके बाद फिर सेल की है, फिर रिसीव की है, फिर यहाँ पे पेड मेंटेनेंस है, पेड सैलरी है, पेड रेंट, पेड इंटरेस्ट, गिव कमीशन, गिव सैलरी, पेड टेलीफोन बिल, एडवर्टाइज एक्सपेंस, गॉट रेंट, गॉट कमीशन, पेड मेंटेनेंस, डिपॉजिट कैश, विड्रॉ, टेकिंग लोन, रीपेमेंट और पेड रेंट। इसके बाद है पेड सैलरी, गॉट इंटरेस्ट, गॉट कमीशन, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 10 लाख। इसके बाद फिर परचेज है यहाँ पे कि हमने परचेज किया है चेयर को 5,000 में, जो मैंने बताया था ना अभी आपको कि पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी इसकी, वही है ये। इसके बाद सोल्ड की बात जो अभी हमने रिसीव वाउचर में किया है, फिर यहाँ पे परचेज कार, सोल्ड कार। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी एंट्री आप वीडियो को आराम से पॉज करके एक एक एंट्री देखना, समझना अच्छे से और इसे प्रैक्टिकली करना।
इतनी चीज़ें करने के बाद टैली पे आप काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हो। ठीक है, वापस चलते हैं दोबारा टैली पे और करते हैं अपना नेक्स्ट वाउचर। तो नेक्स्ट वाउचर क्या है हमारा, ऑप्शनल वाउचर। ठीक है, अब ये ऑप्शनल वाउचर क्या होता है, तो ऑप्शनल वाउचर एक आपका परफॉर्मा बिल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मान लो कि कोई सामान परचेज करने जा रहे हो और आपको सिर्फ उसका रेट पता करना है, आपने उस चीज़ को लेना नहीं है कि ये चीज़ कितने की है, अगर मैं लूँगा तो मुझे इतने की पड़ेगी, अगर मुझे नहीं लेना तो कोई बात नहीं। मतलब ये है कि आप कोटेशन पता कर रहे हो किसी सामान की कि मैं मान लो कि आम ले रहा हूँ 50 किलो, तो मुझे किस रेट के हिसाब से दोगे आप, तो वो आपको उस चीज़ का बिल बना के दे देगा। यानी अगर आप परचेज करोगे तो आपका अमाउंट डिडक्ट होगा, और अगर परचेज नहीं करोगे तो वो आपका अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शनल वाउचर का जो यूज़ है वो आप परचेज पे भी कर सकते हो, पेमेंट पे भी कर सकते हो और सेल पे भी कर सकते हो। तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। तो फिलहाल मैं सबसे पहले आपको सेल पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सेल के लिए शॉर्टकट की होती है F8। F8 करने के बाद यहाँ पे आप कैश या बैंक कुछ भी ले सकते हो। मैंने कैश लिया और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया। यहाँ से दोबारा कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शनल लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शनल आ जाएगा, यानी ऑप्शनल वाउचर आपका अप्लाई हो चुका है। इसके बाद अभी आपका अमाउंट जो है वो 29,900 रुपये है। आप क्या कर रहे हो, सामान सेल कर रहे हो। तो इस बार सेल में सेल वाउचर हो गया। और कोटेशन के लिए मान लो कि हमने यहाँ पे क्या लिए, मैंगो कितने 50 किलो दोबारा ले लेते हैं, और 150 रुपये के किलो के हिसाब से हम इसे बेच रहे हैं, जिसका अमाउंट क्या बनेगा 7,500 रुपये। तो हमने क्या किया, ये बिल बना के दिया है किसे, कस्टमर को। अब ये जो है 7,500 रुपये अभी हमारे पास आएंगे नहीं, क्योंकि हमने सेल नहीं किया है, ये सिर्फ हम क्या बना रहे हैं, कोटेशन बना के दे रहे हैं कस्टमर को। तो जैसे मैं इसे सबमिट करता हूँ तो सबमिट तो ये हो गया, बट यहाँ से ये डिडक्ट नहीं हुआ है अमाउंट। चेक करा देता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ से दोबारा लिया कैश, तो यहाँ पे अमाउंट आप देखो 29,900 रुपये ही है। सेल पे आते हैं और फिर स्पेस किया, मैंगो कितना है 70 किलो, कुछ भी चीज़ यहाँ से चेंज नहीं हुई है ना। तो ऑप्शनल में यही होता है कि सिर्फ आपकी जो कोटेशन होती है ना उसकी डिटेल जाती है कि सामान है कितना है, किस रेट के हिसाब से दोगे, और अगर सामान परचेज होता है या सेल होता है तो ये पैसा डेबिट या क्रेडिट होता है। अब मुझे इसे वापस सही करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एस्केप करना है और कहाँ आना है, डे बुक में। डे बुक में आ जाते हैं और इसके लिए हमें क्या करना है, ये रहा सेल पे ऑप्शनल वाउचर। जिस वाउचर पे भी ऑप्शनल लगा होगा वहाँ पे ये इस तरीके से आगे शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। एंटर करने के बाद ऑप्शनल हटाने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे रेगुलर पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से ऑप्शनल हट जाएगा। अब अगर आप इसे कंट्रोल ए करते हो एक बार में तो यहाँ से देखो ये ऑप्शनल हट चुका है, और यहाँ पे अमाउंट आप देखो तो ये अमाउंट ऐड हो चुका है। और जो मैंगो थे यानी आम थे वो सिर्फ हमारे पास कितने बचेंगे, 20 किलो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑप्शनल वाउचर का यूज़ कर सकते हो। अब ये चीज़ आप परचेज पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो परचेज पे कैसे करेंगे इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो वापस आते हैं हम अपने वाउचर पे, वाउचर खुल गया। यहाँ पे करते हैं हम F9 यानी परचेज। अब यहाँ पे हम परचेज के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पार्टी अकाउंट देख लेते हैं, कैश। कंट्रोल ए से करते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद दोबारा यहाँ पे हम कंट्रोल ए करते हैं। 37,400 रुपये हैं हमारे पास। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ऑप्शनल। ऑप्शनल अप्लाई करने के बाद परचेज में परचेज लेजर आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे क्या परचेज कर रहे हैं, तो मान लो कि मैं परचेज कर रहा हूँ एप्पल, कितना 50 किलो 60 के हिसाब से। तो 3,000 रुपये जो है हमारे यहाँ पे माइनस होने चाहिए क्योंकि परचेज कर रहे हैं। तो मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ, सबमिट कर दिया। इसके बाद आप चेक करके देखो यहाँ पे, जैसे कि मैं चेक करता हूँ कैश में आके, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए किया, क्या यहाँ पे माइनस हुए पैसे, नहीं हुए ना। क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमने उस पर ऑप्शनल अप्लाई किया हुआ था। अब ऑप्शनल हटाना चाहते हो तो कहाँ जाना पड़ेगा, डे बुक में। डे बुक के लिए एस्केप करो और आ जाओ यहाँ पे डे बुक में एंटर, और सबसे नीचे यहाँ पे क्या है, परचेज ऑप्शनल वाउचर। यहाँ पे करो आप एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें क्या करना है, ऑप्शनल हटा लेना है, जिसके लिए यहाँ पे रेगुलर पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लो और अब चेक करो यहाँ से ऑप्शनल हट चुका है। जैसे ही अब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आप देख सकते हो कि अमाउंट जो है 34,400 रुपये हो चुका है। तो इस तरीके से आप ऑप्शनल वाउचर का यूज़ कर सकते हो। तो अब बात करते हैं डे बुक की कुछ शॉर्टकट की जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट नोट्स पे चलते हैं और इन शॉर्टकट की को देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं नोट्स पे और एंटर।
एंटर का यूज तो पता ही है आपको, डिस्प्ले में आके अगर आप एंटर करते हो किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर तो एडिट मोड पे ओपन हो जाती है। इसके बाद ऑल्ट डी का आपको यूज पता ही है, किसी भी ट्रांजैक्शन या फिर वाउचर पे जाके आप ऑल्ट डी करोगे तो वो डिलीट हो जाती है। इसके बाद ऑल्ट एक्स, अगर आप कोई भी एंट्री कैंसिल करना चाहते हो तो ऑल्ट एक्स से कर सकते हो, और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन की डुप्लीकेट क्रिएट करना चाहते हो कॉपी, तो उसके लिए क्या यूज होगा, ऑल्ट टू। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन एंट्री को मैं करके दिखा देता हूँ। ऑल्ट डी तो आपको पता है, बाकी ऑल्ट एक्स ऑल्ट टू या मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आए, डे बुक में चलते हैं, डे बुक। यहाँ पे आप देखो काउंटर की कितनी एंट्री है, 3। मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, अकाउंटिंग वाउचर अल्टरेशन सेकेंडरी। ठीक है, मैं एस्केप करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल्ट के साथ 2 कौन सा, अल्फाबेट के ऊपर वाला, जैसे मैं प्रेस करता हूँ 2 तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, डुप्लीकेशन। यानी अगर मैं इसे सबमिट कर देता हूँ, अब कंट्रोल ए किया, फिर कंट्रोल ए और फिर कंट्रोल ए, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो चुकी है। एक 15,000 की ये एंट्री है पहली वाली, और एक 15,000 की ये एंट्री है चौथी। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर एंट्री कैंसिल करनी है तो उसके लिए क्या करना है, ऑल्ट एक्स। जैसे मैं यस करूंगा तो ये एंट्री कैंसिल हो जाएगी। फिलहाल हमें कैंसिल नहीं करना है तो मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन हाइड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर से एक एक करके हाइड होता है, कंट्रोल यू से अनहाइड। ठीक है, और अगर मैं कंट्रोल आर करता हूँ, एक बार में मुझे अनहाइड करना है तो ऑल्ट यू करूंगा मैं, सारी की सारी एक बार में अनहाइड हो जाएगी। कोई भी ट्रांजैक्शन है मुझे उसे सेलेक्ट करना है तो स्पेस करके मैं उसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, और अगर एक बार में सारी करनी है तो कंट्रोल के साथ स्पेस। इसके बाद जो भी मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहूँ चीज़ें वो अप्लाई कर सकता हूँ। फिलहाल मैं कंट्रोल स्पेस करके हटा लेता हूँ सिलेक्शन। देख लेते हैं कोई शॉर्टकट की रह गई हो तो, कौन सी रह गई है, ये भी हो गई, ये भी हाइड अनहाइड। ओ, दो बार ये एंट्री हो गई है तो इन्हें इतना ध्यान मत देना। F4 सेलेक्ट पार्टिकुलर वाउचर, अगर कोई पार्टिकुलर वाउचर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे आते हैं और करते हैं F4 करने के बाद आपको जो भी पार्टिकुलर वाउचर देखना है, जैसे पेमेंट देखना है, एंटर करो तो सिर्फ पेमेंट वाउचर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हो और इसकी मदद से काफ़ी जल्दी अपना काम कर सकते हो। फिलहाल बैक आ जाते हैं वापस अपने वाउचर पे। तो यहाँ पे हम अपने वाउचर में आ चुके हैं और अब बात करते हैं हम रिवर्सिंग जर्नल वाउचर की। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका यूज फ्यूचर पेमेंट के लिए किया जाता है। अब इसका यूज फ्यूचर पेमेंट के लिए तो किया जाता है, लेकिन किस टाइप की फ्यूचर पेमेंट, तो इसका यूज इस तरीके से किया जाता है कि मान लीजिए आपके बिजनेस में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो हुआ है 10 लाख रुपए का, लेकिन आपको 10 दिन या 15 दिन के बाद क्या करना है, सैलरी देनी है एम्प्लॉय को या फिर रेंट देना है, और आप चाहते हो कि जो भी आपका फ्यूचर का एक्सपेंस है ना वो हटके, यानी वो माइनस होके जो भी आपका प्रॉफिट है, इनकम है, वो आप चेक करना चाहते हो। तो उस चीज के लिए हम रिवर्सिंग जर्नल वाउचर का यूज करते हैं। अब रिवर्सिंग जर्नल वाउचर इनेबल कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे F10 यानी ये अदर वाउचर्स का ऑप्शन है, इस पे करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है रिवर्सिंग जर्नल। इतना लिखते ही यहाँ पे रिवर्सिंग जर्नल आ जाएगा और आपको सिर्फ यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। मैंने किया यहाँ पे एंटर, जिसके बाद ये यहाँ से पूछ रहा है कि आप रिवर्सिंग जर्नल वाउचर ओपन करना चाहते हो। हमने बोला हाँ हम ओपन करना चाहते हैं, इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो हमें करना है दोबारा यहाँ पे एंटर। जिसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो रिवर्सिंग जर्नल वाउचर है ये इनेबल या फिर ओपन हो चुका है। अब इसमें हम एंट्री करेंगे कैसे, तो रिवर्सिंग जर्नल में फ्यूचर पेमेंट होती है और फ्यूचर पेमेंट हमें करनी है सैलरी या फिर रेंट के बिहाफ पे। तो जो भी चीज़ हमारी खर्चा हो रहा है उसे हम डेबिट करवाएंगे नॉमिनल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि सैलरी पे कर देते हैं एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे ऑल्ट सी करके मैं एक फटाफट लेजर बना लेता हूँ, ऑल्ट सी किया और यहाँ पे बना लेते हैं हम पेड सैलरी। अब सैलरी हम पेड कर रहे हैं तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो ये है हमारी क्या एक्सपेंस, और किस टाइप का एक्सपेंस, इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस किससे बिलोंग करता है, गुड्स से। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस और यहाँ पे करते हैं एंटर और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। इसके बाद सैलरी हम कितनी पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो सैलरी कर देते हैं मान लीजिए 25,000 सैलरी मैंने यहाँ पे लिखी और क्या एंटर। उसके बाद दोबारा करते हैं, याद रहे यहाँ पे होना चाहिए क्रेडिट, और यहाँ पे एंटर करके सैलरी पे बैंक से कर रहे हो या फिर कैश से, हमने बोला हम कैश से पे कर रहे हैं तो यहाँ पे कैश लिया और करते हैं एंटर। अब कैश हमारे पास 5,600 रुपये माइनस है,
तो मैं बैंक में चेक कर लेता हूँ कि बैंक में हमारे पास कितना पैसा है। यहाँ पे बैंक में आते हैं और एंटर करते हैं। तो बैंक में फिलहाल हमारे पास पैसा है, जिसकी वजह से 7,200 रुपये बैलेंस अभी हमारे पास पेंडिंग है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैंक लिया मैंने और यहाँ पे 7,200 रुपये बैंक में 25,000 रुपये पे करने के बाद हमारे पास अवेलेबल है। याद रखना, अगर यहाँ पे रेड शो हो रहा है आपके करंट बैलेंस में, तो वो आपका बैलेंस क्या है, माइनस का। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया था ना कैश, उसके बाद यहाँ पे रेड बैलेंस आ गया था, तो वो क्या था, यहाँ माइनस का बैलेंस। ठीक है, तो उसके बदले हमने यहाँ पे बैंक ले लिया, क्योंकि बैंक में हमारे पास अमाउंट था, तो हम बैंक से पे कर रहे हैं। अब फ्यूचर पेमेंट आप चाहे बैंक से करो चाहे कैश से करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, अपनी अपनी श्रद्धा है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, और फिर ये जो एप्लीकेबल अप टू डेट है, इसे आपको चेंज करना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो टैली होती है ना, वो फ्री वर्जन में सिर्फ पहली और लास्ट की डेट ही कैरी करती है। अगर आप इसमें बीच की डेट डालोगे कोई भी, जैसे 5, 10, 15, 16, 17, तो ये उसे नहीं लेगा। तो सिंपल हम यहाँ पे 1 अप्रैल की जगह कर लेते हैं 1 मई, यानी 1/5/2023, ये मैंने लिखा। और मैं जैसे ही यहाँ पे करता हूँ एंटर, इसके बाद आता है नरेशन। तो नरेशन आप देना चाहते हो दे सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन यही होगा कि हमने जो अप्रैल की सैलरी है उसे मई में पे करी है 25,000 रुपये, बस। यहाँ पे हम कर देते हैं एंटर और फिर कर देते हैं यहाँ पे एंटर। ये हो गया हमारा रिवर्सिंग जर्नल। बट ये अभी फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि अब हम उसमें से चेक कैसे करेंगे कि हमारे 1 अप्रैल से पहले कितना अमाउंट था और 1 अप्रैल के बाद, यानी खर्चा देने के बाद कितना अमाउंट हमारे पास बचेगा। तो इसे चेक करने के लिए हमें करना है एस्केप और फिर स्केप। इसके बाद हमें आना है क्रिएट में और यहाँ पे करना है एंटर, और यहाँ पे हमें सर्च करना है सिनेरियस। तो यहाँ पे लिखेंगे SCE। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने सिर्फ यहाँ पे SCE टाइप किया और यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है सिनेरियो नाम का, और यहाँ पे हमें करना है एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे सिनेरियो में हमें एक लेजर बनानी पड़ती है प्रोविजन नाम से। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोविजन, एंटर एंटर। और प्रोविजन किसके अंडर में आएगा, रिवर्सिंग जर्नल के। तो यहाँ पे रिवर्सिंग जर्नल मैंने एंटर किया। क्यों किया, क्योंकि हम रिवर्सिंग जर्नल की बात कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे इंक्लूड के नीचे रिवर्सिंग जर्नल आपको मेंशन करना है और एंटर एंटर करके इसे सबमिट करना है। मैंने यहाँ पे सबमिट किया इसे। इसके बाद आपको स्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। तो हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में। तो प्रॉफिट लॉस ओपन करने के लिए P इसका शॉर्टकट है, मैंने P प्रेस किया, जिसके बाद यहाँ पे ये प्रॉफिट लॉस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप प्रॉफिट लॉस चेक कर सकते हो। ये 1 अप्रैल तक का पूरा डेटा शो कर रहा है, जो ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस में आपको बता चुका हूँ कि 23,000 रुपये का हमने परचेज किया था। ग्रॉस प्रॉफिट 8,800 रुपये का है। उसके बाद यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है 31,800 रुपये है। 15,000 का हमारा इनडायरेक्ट इनकम था, जो कि इंटरेस्ट रिसीव करने से हुआ था। इसके बाद अगर हम ऐड कर देंगे 15,000 और 8,800 रुपये को, तो 23,800 अमाउंट होता है। सेम चीज़ यहाँ पे सेल हमने कितने का किया था, 24,600 रुपये का। जिसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग गुड्स बचा वो 7,200 रुपये का बचा, और ये टोटल अमाउंट कितना है, 31,800 रुपये। इसके बाद जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था वो 8,800 रुपये है, जो हमने यहाँ पे चेक कर लिया था। इसके बाद इनडायरेक्ट इनकम जो हमने इंटरेस्ट रिसीव किया था ना स्टार्टिंग में 15,000 रुपये, तो ये वो है। कैपिटल इसमें मेंशन नहीं होता, क्योंकि कैपिटल हमारी इनकम नहीं होती, इसलिए। तो ये नॉर्मल आपको समझ आ गया। इसके बाद जो अभी हमने रिवर्सिंग जर्नल किया है ना, उसे चेक करने के लिए यहाँ पे आपको करना है न्यू कॉलम पे क्लिक, या फिर इसका शॉर्टकट है Alt+C। सिंगल अगर अंडरलाइन है तो यहाँ पे आप करोगे Alt, और अगर डबल अंडरलाइन है जैसे J पे है तो आपको कंट्रोल प्रेस करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे करता हूँ Alt+C। इसके बाद यहाँ पे जिस डेट से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो अप्रैल से हमारी एंट्री स्टार्ट थी, तो हमने यहाँ अप्रैल मेंशन किया है। एंटर करके कौन सी डेट तक हमने किस में किया था, मई तक, तो 1/5/2023 ये लिखा मैंने। एंटर किया और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, एंटर। यहाँ पे सिर्फ आपको डिफॉल्ट रखना है, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पे आने के बाद टाइप ऑफ अ वैल्यू टू शो में आपको करना है प्रोविजन, जो कि हमने अभी बनाया था। यहाँ पे हमें करना है एंटर, और इसके बाद शो वेरिएंस, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारा 1 अप्रैल तक का डेटा, और ये 1 अप्रैल से 1 मई तक का डेटा। 1 अप्रैल तक में हमारे पास 23,800 रुपये प्रॉफिट में चल रहे थे, लेकिन हमने 25,000 रुपये सैलरी पे कर दी, जिसकी वजह से 1,200 रुपये हम किस में चले गए, नुकसान में, घाटे में चले गए। तो इस तरीके से जो है आप रिवर्सिंग जर्नल का यूज कर सकते हो, और उसके बाद अपना प्रॉफिट लॉस चेक कर सकते हो कि हमारा जो रेवेन्यू है उसमें से हम एक्सपेंस अपने निकाल देंगे, चाहे वो सैलरी का हो, रेंट का हो,
तो हमारे पास कितना अमाउंट बचेगा, हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं, ये सारी चीजें आप रिवर्सिंग जर्नल की मदद से चेक कर सकते हो। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाउचर पे। नेक्स्ट वाउचर के लिए हम डायरेक्टली वाउचर पे चलते हैं। पहले तो यहाँ से बाहर आने के लिए एस्केप करना है, फिर यहाँ पे वी यानी वाउचर। इसके बाद हम करते हैं पोस्ट डेटेड की बात। पोस्ट डेटेड क्या होता है अभी दोस्तों, जैसे रिवर्सिंग जर्नल था ना, तो वैसे ही ये पोस्ट डेटेड भी है। अब पोस्ट डेटेड वाउचर को पोस्ट डेटेड चेक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसकी एंट्री होती है ना, वो सिर्फ बैंक के बिहाफ पे ही होती है। यानी जो भी इस वाउचर में पेमेंट होगी वो किस बिहाफ पे होगी, बैंक से, कैश से नहीं होगी बिल्कुल भी। और इसका यूज भी फ्यूचर पेमेंट के लिए किया जाता है। अब आप सोचोगे कि यार ये तो बिल्कुल सेम है रिवर्सिंग जर्नल की तरह, तो रिवर्सिंग जर्नल अलग है और ये अलग है, क्योंकि इसमें सिर्फ बैंक से पेमेंट होती है, कैश से नहीं होगी। तो पोस्ट डेटेड वाउचर को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मान लीजिए आप अपने होलसेलर के पास गए हो सामान लेने, लेकिन आपके पास कुछ पैसे कम पड़ गए, आपके पास जितने पैसे थे आपने उसे पे कर दिए और बाकी कुछ अमाउंट पेंडिंग रह गया, तो आपने उसे एक चेक बना के दे दिया और बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, कुछ टाइम बाद मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो ये चेक आप अपने अकाउंट में लगा लेना, उसके बाद जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो पेमेंट है हम पोस्ट डेटेड वाउचर से करते हैं। अब कैश में तो ऐसा हो नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी है नहीं, ये चीज़ तो हम चेक से ही करेंगे ना कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है। जब अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो चेक मैं आपको दे रहा हूँ साइन करके, आप ये चेक लगा लेना, उसके बाद पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस कंडीशन के लिए यूज किया जाता है पोस्ट डेटेड वाउचर का या पोस्ट डेटेड चेक का। अब इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ओपन करते हैं पेमेंट वाउचर जो होता है F5। इसके बाद हमें क्या करना है, पोस्ट डेटेड यहाँ पे इनेबल करना है। तो इसके लिए यह है पोस्ट डेटेड यानी कंट्रोल T। तो कंट्रोल के साथ मैं T दबाता हूँ, डबल अंडरलाइन है यानी T। इसके बाद आपको दूसरा काम ये करना है कि F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस किया, क्योंकि जिस डेट पे हम चेक देंगे ना वो डेट हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1/5/2023, एंटर किया। इसके बाद अकाउंट यानी जो हम पेमेंट करेंगे वो किससे करेंगे, बैंक से ही होगी, जाहिर सी बात है। स्पेस किया, यहाँ पे ले लेते हैं बैंक। PNB में देखें कितना पैसा है, 5,000, तो इसमें भी है यार, इसमें ही चलते हैं हम बैंक वाले में। ये लिया, अभी हमारे पास बैंक में 32,200 रुपये है। दोस्तों ये 32,200 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी जो हमने फ्यूचर पेमेंट करी थी ना रिवर्सिंग जर्नल में वो कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए अभी हमारे पास टोटल अमाउंट ऐड होके शो हो रहा है। तो यहाँ पे बैंक ले लिया हमने। बैंक के बाद अब हमें पे किसे करना है, तो एक नया लेजर बना लेते हैं, Alt C करते हैं और यहाँ पे एक नाम लिख लेते हैं। क्या नाम लिखें, राहुल लिख लेते हैं। चलो ये हमने राहुल सर का नाम लिख लिया और आगे लिख लेते हैं इसके CR, जिससे याद रहे कि ये क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर क्यों होगा, क्योंकि भाई जब जाहिर सी बात है हमने इनसे उधार सामान लिया है तो हम इसे पैसे देंगे, तो जिनसे उधार सामान लेते हैं वो क्रेडिटर कहलाता है। तो इनसे हमने उधार सामान लिया है तो ये क्रेडिटर हो गए और ये किससे बिलोंग करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर से। यहाँ पे क्या मैंने एंटर और कंट्रोल A से एक्सेप्ट। इसके बाद इन्हें कितने रुपए देने हैं, तो इन्हें दे देते हैं हम कितने, मान लो कि 2,000 रुपये से, थोड़ा ही अमाउंट था, 2,000 रुपये लिए, एंटर किया और फिर एंटर किया, फिर एंटर किया, एंटर 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 और फिर एंटर। अब यहाँ से आप एंटर करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पा रहे ना। इसका रीज़न ये है, ये जो PDC इशू डेट होता है यानी पोस्ट डेटेड चेक इशू डेट, यहाँ पे आपको वो डेट मेंशन करनी पड़ती है जो डेट चेक पे मेंशन करी है। तो यहाँ पे डेट क्या है, वो 1/5/2023, एंटर एंटर और कंट्रोल A से एक्सेप्ट। यहाँ पे नरेशन देना है दे दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल A से मैंने एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे पोस्ट डेटेड वाउचर या पोस्ट डेटेड चेक की एंट्री हो चुकी है। अब ये कंप्लीट नहीं हुई है, कभी आप सोचो ये भी कंप्लीट हो गई। स्केप करना है इसके लिए और हमें आ जाना है कहाँ पे, D से डिस्प्ले मोर रिजल्ट में। यहाँ पे मैंने D प्रेस किया और इसके बाद यहाँ पे आएगा अकाउंट्स बुक का ऑप्शन। तो अकाउंट बुक्स पे आके हमें क्या करना है, एंटर, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है किस चीज़ का, लेजर का। लेजर पे आके जैसे ही करेंगे एंटर तो यहाँ पे आएगा बैंक का ऑप्शन, और बैंक में हम जैसे ही करेंगे एंटर, जितने भी हमने बैंक से यहाँ पे एंट्री करी है वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे सिर्फ एंट्री किसकी दिखा रहा है, 1 अप्रैल की। तो हमें क्या करना है, हमें तो देखनी है भाई 1 मई की, तो कैसे चेक करेंगे, इसके लिए यहाँ पे करो F2 करने के बाद 1/4/2023 से एंटर करो 1/5/2023, ये किया, एंटर किया, और जैसे आप सबमिट करोगे तो जितनी भी बैंक से यहाँ पे पेमेंट हुई है
वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट में जो हमने पेमेंट करी थी पोस्ट डेटेड की, वो इस जगह आ रही है, यहाँ पे दिखाया ना ये पोस्ट डेटेड। तो इस तरीके से पोस्ट डेटेड वाली आप एंट्री चेक कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि यार रनिंग बैलेंस कैसे चेक करो। रनिंग बैलेंस यानी कि ये तो है आपका डेबिट अमाउंट और ये है क्रेडिट। तो क्रेडिट कब होगा, ये 2000 रुपये जब आपकी 1 मई 2023 आ जाएगी, तब ये आपका अमाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। और ये अमाउंट क्रेडिट होने के बाद आपके पास कितना अमाउंट बचेगा वो चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें करना है F12। F12 करने के बाद सबसे एंड में आता है यहाँ पे शो रनिंग बैलेंस का ऑप्शन, यहाँ पे आया और यहाँ पे करना है आपको यस लिखा मैंने और किया एंटर। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो जो अमाउंट आपका कट रहा है, कटने के बाद जो जो अमाउंट आपका बच रहा है यानी रिमेनिंग रह रहा है, वो इस जगह शो हो रहा है। जैसे कि पोस्ट डेटेड में जब आपके 2000 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो कितना अमाउंट बचेगा आपके पास, 30,200 रुपये। क्लियर। तो इस तरीके से आप पोस्ट डेटेड चेक की एंट्री कर सकते हो और उसके बाद जो अपना रनिंग बैलेंस है वो चेक कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं मेमोरेंडम वाउचर की, यानी मेमो की। मेमो समझना, इसे मोमोस मत समझ लेना, कभी मोमोस समझो। शॉर्ट में इसे मेमो कहते हैं और इसका पूरा नाम है मेमोरेंडम वाउचर। वापस चलते हैं वाउचर में, तभी डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। स्किप किया और वाउचर पे आ जाते हैं। अब मेमोरेंडम वाउचर होता क्या है पहले मैं ये बताता हूँ और उसके बाद इस पर प्रैक्टिकल हम करेंगे। तो मेमोरेंडम वाउचर को शॉर्ट में बोला जाता है मेमो, और इसका यूज़ मेमोरी के लिए किया जाता है, यानी याददाश्त के लिए। अब किस टाइप की याददाश्त के लिए किया जाता है, तो मान लीजिए आपको अपने बिजनेस में कुछ बिजनेस के रिगार्डिंग सामान मंगाना है, फिक्स असेट मान लीजिए। तो आपने अपने एम्प्लॉय को बुलाया और उसे कुछ पैसे दे दिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 2000 रुपये दे दिए और आपके पास बिजनेस अकाउंट में कितने रुपए हैं, 5000। सपोज एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, 5000 आपके पास हैं, 2000 आपने उसे दे दिए सामान लाने के लिए बिजनेस के रिगार्डिंग। आपको नहीं पता कि सामान कितने का आएगा, ना ही उसे पता है कितने का आएगा। तो इस चीज़ के लिए अब सामान वो आज ला के दे, कल ला के दे, इसका भी पता नहीं यार, क्योंकि सामान मिले ना मिले, कितने का मिले ये भी नहीं पता। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग जो आपने उसे पैसे दिए ना 2000 रुपये, उसकी एंट्री आप एक अलग वाउचर में करोगे जिसे मेमोरेंडम वाउचर कहा जाता है। क्यों करोगे, क्योंकि अभी पता नहीं है कि सामान आएगा कितने का, उसका एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता नहीं है कि कितना अमाउंट हमें मेंशन करना है। तो याददाश्त के लिए कि हमने 2000 रुपये दिए एम्प्लॉय को सामान लाने के लिए, और जब वो सामान लेके आ जाएगा, पता लग जाएगा कि कितने का हमारा सामान आया है, उसके बाद उसकी पेमेंट हम पेमेंट वाउचर में जाके कर देंगे। इस तरीके से जो मेमोरेंडम वाउचर है इसकी एंट्री करी जाती है। अब प्रैक्टिकली समझते हैं इसे, और प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ आएगा आपको। तो मेमोरेंडम वाउचर एक्टिव करने के लिए आपको F10 यानी अदर वाउचर्स में आना है, इस पर करना है क्लिक। अगर आपने पहले से मेमोरेंडम वाउचर या कोई भी वाउचर यूज़ किया हुआ है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अदरवाइज आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, एस्केप, जिससे ये हट जाएगा लिखा हुआ, और यहाँ पे लिखना है मेमो। मेमो लिखने के बाद मेमोरेंडम वाउचर आपके सामने आ जाएगा और आपको जस्ट करना है एंटर। एंटर करने के बाद इस तरीके से मेमोरेंडम वाउचर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है यहाँ पे, कि जिसे आपको पेमेंट करनी है, जिससे आप सामान मंगा रहे हो, किससे मंगा रहे हो, एम्प्लॉय से मंगा रहे हो। तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नाम से लेजर बनाई हुई है, तो यहाँ पे मैं ऐसे ले लेता हूँ। मैंने किया एम्प्लॉय ए पे आके एंटर। कितने पैसे दे रहा हूँ मैं, 1500 रुपये दे रहा हूँ सामान लाने के लिए। अब क्या सामान है, कोई फिक्स सेट है, मान लो कीबोर्ड मंगा रहा हूँ मैं, तो मैंने 1500 रुपये दिए, मैंने बोला 2 कीबोर्ड लेके आ जाना। अब कितने के आएंगे कीबोर्ड, ना उसे आइडिया ना मुझे, तो मैंने 1500 रुपये दे दिए और बोला कि जितने के कीबोर्ड आए ले आना, बाकी पैसे बचे तो मुझे रिटर्न कर देना। तो सिर्फ 1500 रुपये की मैं अलग एंट्री कर रहा हूँ मेमोरेंडम वाउचर में। उसके बाद जब मुझे एग्जैक्ट अमाउंट पता लग जाएगा, ये सामान ला के मुझे दे देंगे, तो यही एंट्री मैं किस में मूव कर दूंगा, पेमेंट वाउचर में। तो यहाँ मैंने 1500 रुपये लिखा, इसके बाद किया एंटर, और यहाँ पे कर लेते हैं CR यानी क्रेडिटर। तो यहाँ पे मैंने CR किया और एंटर। अब पेमेंट मोड क्या है, तो बैंक से या कैश से। मैंने बोला भाई बैंक से पैसे दे रहा हूँ, यानी मैं UPI कर रहा हूँ 1500 रुपये, मैंने UPI किया। अब ये जो अमाउंट है ना 30,700 रुपये, ये 1500 रुपये इसमें से डिडक्ट होने के बाद आया है, यानी ये जो 30,700 रुपये है इसमें 1500 रुपये आप और ऐड कर दो, तो जो अमाउंट बनेगा ना वो अभी सेम टू सेम रहेगा हमारा, कटेगा नहीं कुछ भी। अभी सिर्फ यहाँ पे कट के दिखा रहा है ये 1500 रुपये। तो ये भी मैं अभी आपको शो करूँगा, ये 30,700 रुपये में 1500 रुपये अभी ऐड हो जाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं आगे, और आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मुझे अभी याद आ गई, कि इससे पहले हम कर रहे थे पोस्ट डेटेड वाउचर यानी पोस्ट डेटेड चेक, जिसमें हम फ्यूचर पेमेंट का यूज़ कर रहे थे बैंक की पेमेंट के लिए, और वहाँ पे हमने डेट चेंज करी थी जो कि 1 मई थी। तो अगर मैं इस एंट्री को भी 1 मई में कर दूंगा तो ये हमारी 1 मई वाली लिस्ट में ऐड हो जाएगी। फिलहाल मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ F2 करके, जो थी हमारी 1
4/2023 इतना किया और मैंने किया इसे एंटर। और यहाँ से आप देख सकते हो कि 1 अप्रैल की यहाँ पे एंट्री हो रही है हमारी। अब तो मैं यहाँ से इसे एंटर करता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। इतना करने के बाद स्केप करना है। और अब मेमोरेंडम वाउचर को हम चेक कैसे करेंगे। मान लो कि एम्प्लॉय आ गया सामान लेके, तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे। इसके लिए डी प्रेस करना है दोबारा डिस्प्ले मोर रिजल्ट पे, और इसके बाद आता है यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, यहाँ पे करना है मुझे एंटर। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है मेमोरेंडम रजिस्टर का, इस पे करना है मुझे दोबारा एंटर। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि अप्रैल में 1 एंट्री है। यहाँ पे आने के बाद मुझे दोबारा एंटर करना है और दोबारा यहाँ पे आ रहा है तो दोबारा एंटर। इसके बाद हमें ये करना है कि एम्प्लॉय सामान लेके आ गया, तो हमें क्या करनी है पेमेंट की एंट्री। मैं यहाँ पे करता हूँ F5, इसी में आके आपको क्या करना है F5। याद रहे डिस्प्ले में आके मत करना, जो मैंने अभी आपको स्टेप बताए ना उन्हीं स्टेप को फॉलो करना। मेमोरेंडम रजिस्टर में आके मेमोरेंडम वाउचर ओपन करना और तब आपको क्या करना है F5। अब बैंक में टोटल हमारे 32,200 रुपये हैं, ये आ चुके हैं, चूँकि मैंने बोला था कि अमाउंट अभी कटा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं हम एंटर। और मंगाया क्या है हमने बिजनेस में से कीबोर्ड, तो यहाँ पे कीबोर्ड ले लेते हैं। कीबोर्ड शायद मैंने पहले बनाया हुआ है, चेक कर लेते हैं। स्पेस दबा के कीबोर्ड लिखा, बिल्कुल आ गया। तो कीबोर्ड कितने के आए हैं, 1000 रुपये के कीबोर्ड आए मान लो, 500 रुपये का एक था, 2 कीबोर्ड ले लिया हमने और किया इसे एंटर। अब यहाँ पे देखो कि अमाउंट अभी बढ़ा हुआ दिखा रहा है, तो इतना ध्यान मत दो इस पर कि 32,200 रुपये थे ना ये। जैसे ही मैं इस एंट्री को सबमिट करूँगा तो 32,200 रुपये में से 1000 रुपये माइनस हो जाएंगे। क्यों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉय आ गया, उसने बता दिया कि सर आपने 1500 रुपये मुझे दिए थे, जिसमें से 1000 रुपये का सामान आया है। टोटल अमाउंट 32,200 रुपये का था, तो उसमें से सिर्फ कितना माइनस होगा, 1000 रुपये, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ सबमिट, एंटर और यहाँ पे एंटर और एंटर। तो यहाँ से एंट्री हट चुकी है क्योंकि मेमोरेंडम को हमने किस में मूव कर दिया था, पेमेंट वाउचर में। स्केप करते हैं यहाँ से, फिर स्केप करेंगे, डिस्प्ले और डे बुक में आएंगे, डी दबाया मैंने और पेमेंट में आएंगे। 1000 रुपये ये वाली एंट्री थी कीबोर्ड वाली, एंटर किया मैंने। आप देख सकते हो यहाँ पे 31,200 रुपये की एंट्री आ चुकी है 1000 रुपये माइनस होने के बाद। मैंने बोला था ना 32,200 रुपये थे, उसमें से 1000 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो 1000 रुपये माइनस होने के बाद कितना अमाउंट आ चुका है, 31,200 रुपये। क्लियर। तो इस तरीके से हम मेमोरेंडम वाउचर की एंट्री करते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले वाउचर पे। अगला वाउचर है इन्वेंट्री वाउचर, जिसमें हम गोडाउन का यूज़ करना भी सीखेंगे। तो गोडाउन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्रिएट कर लेते हैं गोडाउन। स्केप करेंगे और क्रिएट में आके क्रिएट कर लेते हैं। सी दबाया मैंने, गोडाउन का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा। कई जगह लोकेशन के नाम से भी आता है, तो लोकेशन या गोडाउन सेम ही चीज़ है दोनों। यहाँ पे किया मैंने एंटर। और क्या आप नया गोडाउन क्रिएट करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं भाई। क्रिएट पे क्लिक किया तो यहाँ पे बना लेते हैं बरोला। हमारा ऑफिस बरोला में है ना, तो इसलिए बरोला ले लिया मैंने। और इसे रख लेते हैं हम प्राइमरी में, एंटर और फिर एक्सेप्ट। ठीक है, एक गोडाउन बना लिया मैंने, एक ही बहुत है, आप 2, 3, 4 जितने बनाना चाहो बना सकते हो। गोडाउन होता है क्या, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता। गोडाउन जगह होती है जहाँ पे हम अपना स्टॉक रखते हैं, कि मेन तो आपका ऑफिस हो गया, दुकान हो गई, उसके अलावा जो भी सामान होता है ना एक्स्ट्रा, वो हम अपने गोडाउन में सेट करके रखते हैं। तो गोडाउन वही जगह है। तो यहाँ से मैं एस्केप करता हूँ, एक गोडाउन मैंने बना दिया। इसके बाद वापस आएंगे बाहर और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे आके वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के लिए वी प्रेस किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी भी गुड्स को गोडाउन में कैसे परचेज करते हैं। तो इसके लिए हम करते हैं यहाँ पे परचेज पे क्लिक। परचेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से बैंक कैश कुछ भी ले लो, मैं कैश ले लेता हूँ। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया, दोबारा कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया, तो कैश अभी हमारे पास 19,400 रुपये है। और फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं परचेज वाउचर। परचेज हम 23,000 का ऑलरेडी कर चुके हैं। नेम ऑफ आइटम यानी क्या परचेज कर रहे हैं, तो लिस्ट बनी हुई है पहले से, मैंगो ले लेते हैं, मैंगो शेक पियेंगे आज। एंटर किया। अब यहाँ पे इस तरीके से जब गोडाउन आप इनेबल करते हो तो ये लिस्ट आ जाती है। अब गोडाउन पे आके आपको करना है स्पेस करने के बाद किस गोडाउन में आप सामान लेना चाहते हो। तो मेन लोकेशन जो होती है ना, ये बाय डिफॉल्ट पहले से बनी होती है। अगर आप गोडाउन इनेबल नहीं करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट मेन लोकेशन में जो भी आप परचेज करते हो वो सारा का सारा जाता है। तो यहाँ पे हम फिलहाल ले लेते हैं बरोला और करते हैं एंटर। इसके बाद बरोला में क्या ले रहे हो आप, 50 किलो ले रहे हैं हम आम। एंटर किया, 100 रुपये के हिसाब से ले रहे हैं। एंटर एंटर एंटर
और दूसरा कोई आइटम लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। स्पेस करो, आगे यहाँ पे गो डाउन, उसके बाद जो भी अमाउंट है यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बस यही कर रहा हूँ, आगे कुछ नहीं कर रहा। एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ यहाँ पे एंटर। लिस्ट को एंड करने के लिए एंड ऑफ लिस्ट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर 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 और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो इस तरीके से आप गो डाउन बना के कोई भी गुड्स परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं इन्वेंट्री वाउचर की, यानी स्टॉक जर्नल की। तो इसके लिए हमें आना है दोबारा अदर वाउचर पे, और अदर वाउचर पे आने के बाद यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर के अंदर मिल जाता है आपको स्टॉक जर्नल। तो अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो क्या करना है, वापस यहीं पे आके टाइप कर देना, मिल जाएगा। फिलहाल स्टॉक जर्नल पे आके मैं करता हूँ एंटर। स्टॉक जर्नल में क्या करते हैं, हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जो गुड्स है उसे ट्रांसफर करते हैं। तो नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे सबसे पहले हमें स्पेस दबाना है। कौन सा आइटम आप ट्रांसफर करना चाहते हो, तो मैंने बोला मैंगो, एंटर किया। 70 किलो है हमारे पास, देख लिया ना आपने, नहीं देखा तो बैक स्पेस करो और यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। मैंगो 70 किलो है, एंटर करो। अब कितना ट्रांसफ़र करना चाहते हो, कहाँ से, तो बरोला में 50 किलो है और मेन लोकेशन में 20 किलो है। तो मैं बरोला से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ क्योंकि बरोला में ज़्यादा है। कितनी ट्रांसफ़र करना चाहते हो क्वांटिटी, मैंने बोला 20 किलो। 100 रुपये के हिसाब से कर रहे हैं, एंटर एंटर और फिर एंटर। इसके बाद ये तो है सोर्स कंजप्शंस, जहाँ से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और यह डेस्टिनेशन पॉइंट यानी जहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो नेम ऑफ आइटम क्या ट्रांसफ़र कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आम, आम के आम गुठलियों के दाम, मैंगो लिया मैंने। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोबारा स्पेस दबाता हूँ और यहाँ से ट्रांसफ़र किस में कर रहे हो, तो हम बरोला से कर रहे हैं, कहाँ पे, मेन लोकेशन में। तो मेन लोकेशन ले लेंगे यहाँ से और करते हैं एंटर। इसके बाद कितनी क्वांटिटी कर रहे हैं, 20 किलो, और उसके बाद क्या, मैंने एंटर, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर करके से सबमिट, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर दो। दैट्स इट, हो गया ट्रांसफ़र। अब आप चेक कैसे करोगे कि यार ट्रांसफ़र हो गया, तो सिंपल स्पेस दबाओ और यहाँ पे आके मैंगो था ना, एंटर कर दो। अभी तो मैंगो 70 किलो दिख रहा है, जैसे करोगे एंटर, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे लिस्ट गो डाउन की, तो करो यहाँ पे स्पेस, और यहाँ पे बरोला में 30 किलो और मेन लोकेशन में 40 किलो, क्योंकि पहले यहाँ पे 50 किलो था, 20 किलो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, तो 30 किलो यहाँ हो गया और 40 किलो यहाँ हो गया। तो इस तरीके से आप स्टॉक जर्नल का यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं कि जो भी आपका डेटा डे बुक में होगा उसे आप किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो। चाहे आपको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है, चाहे एक्सेल की फाइल में करना है, चाहे जेपीईजी में करना है, और चाहे आपको एचटीएमएल फाइल में करना है। तो इन सभी फाइल में डेटा हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, तो डे बुक से करेंगे सारा काम। तो डे बुक पे चलते हैं, स्केप करता हूँ मैं यहाँ पे और डे बुक में आ जाते हैं। डे बुक में आ गए, सबसे पहले हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो पीडीएफ के लिए क्या करना है, यहाँ पे ऑल्ट के साथ दबाना है ई। इसके बाद करंट पे आके आपको सिंपल एंटर कर देना है, जिसके बाद यहाँ से कॉन्फ़िगर के लिए पूछेगा, तो हमें कॉन्फ़िगर पे आके एंटर करना है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स पूछता है कि नरेशन शो कराना चाहते हो, शो वाउचर नंबर, जो भी आप करवाना चाहते हो यहाँ पे यस कर सकते हो। मैं फिलहाल कुछ नहीं कर रहा, डायरेक्ट मैं आ रहा हूँ फाइल फॉर्मेट पे और कर रहा हूँ यहाँ पे एंटर। एंटर करने के बाद मुझे सबसे पहले इसकी पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, तो पीडीएफ में आ जाते हैं और करते हैं एंटर। एंटर किया और यहाँ पे आके एंटर कर दो दोबारा। इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर वगैरह चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे आएंगे हम डे बुक में। ये पाथ ज़रूर याद रखना, क्योंकि जो भी फाइल है ना आपकी इस जगह जाएगी, सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल में, टैली प्राइम 1 वाले में। तो ये पाथ आपको ज़रूर याद रखना है। फाइल नेम क्या रखना चाहते हो, मैंने किया एंटर, और यहाँ पे लिख लेते हैं a.pdf। एंटर किया और यहाँ से कर लो कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करने के बाद जैसे आप करोगे सेंड, तो ये डेटा धीरे धीरे पीडीएफ में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो आपने डे बुक की पीडीएफ बनाई थी वो इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेता है ये ओपन होने में, लेकिन हो जाता है। अगर आप डायरेक्टली फाइल से ओपन करना चाहते हो पाथ से, तो जो मैंने आपको पाथ दिखाया था ना कि सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल में, टैली प्राइम 1 वाले में, मेरे में तो टैली प्राइम 1 है, आप जो सेट करोगे पाथ, उस पाथ में ये पीडीएफ सेंड हो जाएगी। तो बाद में अगर आप इसे ओपन करना चाहो तो वहाँ से ओपन कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ से करता हूँ इसे क्लोज। और अब बात करते हैं कि अगर मुझे ये एक्सेल फॉर्मेट में करनी है तो कैसे करेंगे। दोबारा सेम चीज़, डे बुक में आके ऑल्ट ई करना है, करंट पे आके करना है आपको एंटर, और यहाँ से क्या करना है कॉन्फ़िगर। और जैसे ही करोगे आप एंटर, एंटर के बाद दोबारा आ जाओ कहाँ पे, फाइल फॉर्मेट में। यहाँ पे आके हम करते हैं एंटर, और इसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे एक्सेल, क्योंकि एक्सेल फॉर्मेट में करना चाहते हैं। एंटर किया, दोबारा आ जाओ नीचे यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में। पाथ ये रहा जो याद रखना है आपको, अगर बाद में फाइल ओपन करना चाहो तो।
मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर और यहाँ पे जो भी नाम देना चाहो, जैसे मैं कर लेता हूँ राहुल डॉट XLSX। ये फॉर्मेट आपको ज़रूर डालना है, अगर फॉर्मेट नहीं डालोगे ना तो फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो याद रखना एक्सेल का फॉर्मेट क्या है, XLSX। एंटर किया मैंने इसके बाद, और उसके बाद यहाँ पे क्या किया मैंने, इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसे सेंड। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि एक्सेल में कन्वर्ट करने के बाद जो भी हमारा डेटा था डे बुक का, वो इस तरीके से एक्सेल में आ चुका है। तो मैं इसे करता हूँ दोबारा क्लोज, और अब बात करते हैं कि अगर मैं JPEG फॉर्मेट में करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा। तो JPEG फॉर्मेट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे Alt E दोबारा से, करंट पे आके एंटर, इसके बाद यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करना है और एंटर करना है। दोबारा आएंगे हम फाइल फॉर्मेट पे, जो कि ये है, ये रहा, एंटर किया। इसके बाद JPEG फॉर्मेट ये रहा, यहाँ पे करते हैं हम एंटर, और इसके बाद फाइल नेम आप क्या रखना चाहते हो, एंटर करते हैं। फाइल नेम मैं रखता हूँ अपना JIT.jpeg और करते हैं एंटर, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट और फिर सेंड। अब आप देखोगे कि जो भी ये पेज था हमारा, ये एक फ़ोटो में आ जाएगा, क्योंकि JPEG क्या है, एक फ़ोटो का फॉर्मेट होता है। तो बस इसकी एक इमेज बन के आ जाएगी हमारे पास। तो आप देख सकते हो कि एक इमेज के फॉर्म में डेटा हमारे पास शो हो चुका है। अब बात करते हैं कि अगर हम अपने डेटा को HTML फॉर्मेट में करना चाहें तो कैसे करेंगे। इसे करते हैं यहाँ से क्लोज, और यहाँ पे करते हैं Alt E, करंट पे आके एंटर करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे एंटर। देन यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल फॉर्मेट पे आ जाएंगे, एंटर, और HTML पे आके एंटर। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइल नेम पे आना है और करना है एंटर, और यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। किस चीज़ का नाम लिखते हैं, तो मैं अपने भाई का नाम लिख लेता हूँ, anshul.html, और किया मैंने एंटर, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट और सेंड। अब आप देखोगे कि इसका एक वेब पेज बन के आ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक वेब पेज में कन्वर्ट कर देगा जो भी आपका डेटा होगा। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को PDF में, एक्सेल में, फोटो में यानी JPEG फॉर्मेट में, या फिर वेब पेज यानी HTML फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ क्लोज। अब बात करते हैं, जो सबसे मेन चीज़ आ जाती है यहाँ पे, वो है GST, कि GST क्या होता है, कब अप्लाई किया गया, और इससे पहले क्या क्या टैक्स अप्लाई होते थे। तो इसके लिए हम डायरेक्टली GST के नोट्स पे चलते हैं। यहाँ से पहले मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ, स्केप किया और फिर स्केप। गेटवे ऑफ टैली पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे हम GST के नोट्स पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि GST क्या होता है। दोस्तों GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक टाइप का टैक्स होता है जो आपके गुड्स और सर्विस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। गुड्स एंड सर्विस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बट एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। तो गुड्स आपके वो प्रोडक्ट्स और आइटम होते हैं जिन्हें हम बना सकते हैं और बना के बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी कपड़ों की शॉप है, तो वहाँ पे जो कपड़े हैं ना वो आपके गुड्स हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए आपकी शॉप है किस चीज़ की, बर्तन की या फिर किसी और चीज़ की, तो वहाँ पे भी जिस चीज़ को आप सेल करते हो वो आपके गुड्स कहलाते हैं। सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम कोई भी चीज़ ना परचेज करते हैं ना ही सेल करते हैं। इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, नॉलेज का यूज़ करते हैं या फिर इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि टीचर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, टीचर के पास हम जाते हैं तो वहाँ पे ना हम कुछ चीज़ परचेज करते हैं ना ही सेल करते हैं, सिर्फ टीचर की नॉलेज का यूज़ करते हैं। सेम एज जिम का एग्जाम्पल हो गया, जिम में जाके हम फीस जमा करते हैं और वहाँ पे जो मशीन्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं और उसके बदले उन्हें पे करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है सर्विस का। अब बात करते हैं कि GST कब अप्लाई किया गया। तो GST 1 जुलाई 2017 को अप्लाई किया गया था। अब ये क्यों अप्लाई किया गया था, तो इसका रीज़न ये था कि GST के आने से पहले इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स लगते थे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो गुड्स है उसके ऊपर अलग टैक्स लग रहा है, उसी सेम गुड्स के ऊपर उत्तराखंड में या फिर हरियाणा में अलग टैक्स लग रहा है, गुजरात में अलग टैक्स लग रहा है। तो ये इशू था। साथ ही एक इशू और था, और वो ये था कि जो गुड्स थे ना उन पे अलग अलग टाइप के टैक्स लगते थे, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स और वैट। ये सारे टैक्स एक गुड्स पे अप्लाई किए जाते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा क्यों ना यार एक ऐसा टैक्स अप्लाई किया जाए जो वन नेशन वन टैक्स के बिहाफ पे वर्क करे। यानी एक नेशन है तो टैक्स भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, और सभी जगह वो टैक्स सेम होना चाहिए।
तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी अप्लाई कर दिया। अब बात करते हैं कि ये जीएसटी कितने टाइप के होते हैं। तो जीएसटी 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा होता है सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा होता है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और चौथा होता है यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे मैं सर्विस लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ से एस से सर्विस आएगा। अब बात करते हैं कि ये सारे टैक्स अप्लाई किस बिहाफ पे करे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एसजीएसटी और सीजीएसटी से। जब भी हम एक स्टेट में रह के उसी स्टेट में बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और जो हमारा बिजनेस है वो सिर्फ हम उत्तर प्रदेश के अंदर चला रहे हैं, तो उस केस में जो आपका टैक्स लगेगा ना वो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। इसमें क्या होता है कि अगर आपको 18% टैक्स देना पड़ रहा है ना टोटल, तो उस 18 में से आधा यानी हाफ 9% आपको देना पड़ेगा एसजीएसटी। एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जिस स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो उसको आपको 9% यानी जो हाफ टैक्स है वो पे करना पड़ेगा, और बाकी का जो बचा 9% है वो देना पड़ेगा सेंट्रल को। सेंट्रल यानी जो पूरे ऑल इंडिया की एक गवर्नमेंट होती है, जो कि अभी फिलहाल मोदी जी की है। तो अगर आप एक स्टेट में रह के उसी में बिजनेस कर रहे हो अपना, तो वहाँ पे आपका 18% टैक्स लग रहा है, तो उसमें से आधा देना होगा आपको एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को, और आधा देना पड़ेगा सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके बाद बात करते हैं आईजीएसटी की। तो आईजीएसटी में क्या होता है कि इंटर स्टेट की बात आ जाती है। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस करने की। आप बिजनेस कर रहे हो उत्तर प्रदेश से हरियाणा में, तो ये हो जाएगा आपका इंटर स्टेट। इसमें जो आपका टैक्स लगेगा वो होगा आईजीएसटी, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात हो रही है ना, तो इसमें आईजीएसटी टैक्स अप्लाई होता है। अब आप हो उत्तर प्रदेश में लेकिन बिजनेस आप कहाँ कर रहे हो, हरियाणा में, तो इसमें भी होता यही है कि टैक्स जो लगता है ना, इसमें टोटल वो लगता है 18%। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 9% पहले सीजीएसटी देना है, 9% एसजीएसटी देना है। इसमें डायरेक्ट जो टैक्स लगेगा ना आपका, वो लगेगा 18%। अब वो 18% ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा 9% सीजीएसटी में और 9% एसजीएसटी में। काम वही होना है बाद में जाके कि 9% डिवाइड हो जाएगा एसजीएसटी का और सीजीएसटी का। बट आईजीएसटी में क्या होता है, हमें टोटल 18% लगाना होता है। अब 18% हमने टैक्स लगा दिया, तो ये बाद में डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक एसजीएसटी में और सीजीएसटी में। अब इसमें एसजीएसटी यानी स्टेट में जो हमें टैक्स देना है ना, तो वो हमें किस में देना है, उत्तर प्रदेश में देना पड़ेगा या हरियाणा में। तो यहाँ पे हमें टैक्स देना पड़ेगा हरियाणा की गवर्नमेंट को, क्योंकि जो हम बिजनेस कर रहे हैं ना वो हम हरियाणा में कर रहे हैं हम कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, लेकिन बिजनेस कहाँ चला रहे हैं, अपना हरियाणा से। तो भाई जिस स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं उस स्टेट में देना पड़ेगा ना हमें टैक्स जो है। इसके बाद जो सेंट्रल है 9%, वो तो हमें सेम देना है क्योंकि सेंट्रल हमारी एक ही होती है। तो इस तरीके से आईजीएसटी अप्लाई किया जाता है। इसके बाद आता है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी की फुल फॉर्म होती है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूनियन टेरिटरी यानी ये केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, दादर एंड नागर हवेली हो गया, तो ये सब यूटी में काउंट होते हैं यानी यूनियन टेरिटरी में। दिल्ली भी आपका यूनियन टेरिटरी में है। अब यूनियन टेरिटरी में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है टैक्स, तो इसमें भी वही होता है कि टोटल टैक्स अप्लाई होता है, और 9% जो है वो जाता है आपका किस पे, यूनियन टेरिटरी में, और 9% जाता है आपके सेंट्रल में। यानी इन चारों में काम वही होता है, टैक्स आपका डिवाइड हो जाता है बाद में। एसजीएसटी और सीजीएसटी में क्या होता है कि अगर आप एक स्टेट में हो और उसी स्टेट में बिजनेस चला रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9% देना पड़ेगा एसजीएसटी, किसमें, जिस स्टेट में आप वर्क कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में कर रहे हो, और 9% देना पड़ेगा सीजीएसटी यानी सेंट्रल में। इसके बाद आईजीएसटी में क्या होता है, इंटीग्रेटेड में एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात होती है। तो हम जिस स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में, लेकिन बिजनेस कहाँ चला रहे हैं, हरियाणा में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल 18% टैक्स देना है, और वो 18% डिवाइड हो जाएगा 9% एसजीएसटी में और 9% सीजीएसटी में। तो जो हमें एसजीएसटी देना है ना, वो हरियाणा की गवर्नमेंट को देना है, क्योंकि बिजनेस हम कहाँ चला रहे हैं, हरियाणा में। तो 9% एसजीएसटी दे दिया, बचा हुआ 9% कहाँ देना है हमें, सीजीएसटी में, जो कि सेंट्रल होती है, ऑल इंडिया की एक होती है। सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी यूनियन टेरिटरी में। टोटल 18% टैक्स है, तो 9% चला जाएगा यूनियन टेरिटरी में, और उसके बाद 9% कहाँ चला जाएगा हमारा, सीजीएसटी में। तो इस तरीके से यहाँ पे जो 4 टाइप के टैक्स होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और फटाफट चलते हैं आप टैली सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं किस तरीके से इन टैक्स को अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी को इनेबल कैसे करते हैं। इनेबल करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल F11 करना है। F11 करने के बाद इस जगह आप देखो इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी लिखा है ना,
ये यस होना चाहिए, अगर ये नो है तो बस, और कुछ नहीं करना। इसके बाद यहाँ से कंट्रोल ए कर दो और जीएसटी लगाते किस पे हम, परचेज या सेल पे। तो इन परचेज और सेल के लेजर को हमें बनाते टाइम क्या करना पड़ता है, जीएसटी अप्लाई करना पड़ता है इनके ऊपर। बट ये हमारी पहले से बनी हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के लिए हम आ जाते हैं अल्टर पे और करते हैं एंटर। एंटर करने के बाद लेजर पे आएंगे और फिर करते हैं एंटर और यहाँ पे ले लेते हैं परचेज, फिर करते हैं एंटर और परचेज के अंदर आएगा। यहाँ पे आना है आपको स्टेटरी एंड डिटेल्स पे और यहाँ पे ये एप्लीकेबल होना चाहिए और इसके नीचे आपको करना है यस। जैसे आप यस करोगे, एंटर करोगे, एक नया आपके सामने पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा। आप परचेज कर रहे हो तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है, परचेज टैक्सेबल, जो कि सबसे एंड में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आके आपको करना है एंटर और देन यहाँ पे टोटल टैक्स जो है वो आपको लिखना है। टोटल मान लेते हैं कि हमारा 18% है तो मैं 18% लिखता हूँ। एंटर एंटर और यहाँ पे गुड्स पे अप्लाई कर रहे हैं। गुड्स लिया मैंने, किया यहाँ पे एंटर और फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। इसके बाद हम कर रहे हैं सेल पे भी अप्लाई, तो सेल ले लेते हैं यहाँ पे, ये आ गया सेल्स। एंटर किया, इसमें भी सेम चीज़ हो जाएगी, सेल है तो सेल के अंदर में आएगा। जीएसटी एप्लीकेबल है ऑलरेडी। यहाँ पे आके आपको क्या करना है, यस। एंटर किया और यहाँ पे ले लेंगे सेल्स टैक्सेबल, तो सेल्स टैक्सेबल ये रहा यहाँ पे और एंटर करना है। टोटल टैक्स इसका भी 18% ले लेते हैं और करते हैं एंटर और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। यहाँ पे भी गुड्स ले लेते हैं, एंटर और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो अभी हमने सेल्स और परचेज पे जो है वो जीएसटी एप्लीकेबल कर लिया है। अब फटाफट मैं आपको जीएसटी अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे हम इन्हें अप्लाई करेंगे। स्केप करके आ जाते हैं वाउचर में और यहाँ पे ले लेते हैं परचेज वाउचर। परचेज पे किया मैंने क्लिक। इसके बाद जो भी हम परचेज कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट कैश से करेंगे या बैंक से, हमने बोला कैश से। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं, फिर कंट्रोल ए। 14,400 रुपये हैं हमारे पास। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं परचेज वाउचर और 28,000 का हम ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। स्पेस किया मैंने और यहाँ से ले लेते हैं हम क्या, मैंगो, एप्पल, पोटैटो, जो भी परचेज करना है, पोटैटो ले लेते हैं मान लो। एंटर किया। अब ये गो डाउन का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हमने इसे अनेबल कर लिया था, कोई नहीं, चलता है ये भी। अगर गो डाउन आप हटाना चाहते हो ना तो सबसे पहले आप गो डाउन हटाने के लिए जो आपने वाउचर बनाया था ना गो डाउन का, उसे डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद गो डाउन जो बनाया था उसे डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है ये गो डाउन का लोकेशन जो शो हो रहा है ये हटेगा यहाँ से। फिलहाल मैं यहाँ पे इसमें बना के दिखा देता हूँ आपको। स्पेस किया, बरोला में ले लेते हैं कितना, 100 किलो। किस रेट के हिसाब से ले लेते हैं, 40 के हिसाब से। 4,000 का सामान हो गया ये। सबमिट कर लेता हूँ मैं फिलहाल इसे, एंटर। और इसके बाद हमें दोबारा करना है एक और एंटर। इसके बाद हम क्या अप्लाई करना चाहते हैं, CGST और SGST। तो इसकी लेजर तो अभी बनी हुई नहीं है तो हमें बनानी पड़ेगी। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, Alt C और यहाँ पे लिख लेते हैं CGST। दोस्तों जितनी भी टाइप की GST होती है, चाहे वो CGST हो, SGST हो या फिर IGST हो, वो सारी की सारी एक ही कैटेगरी के अंदर आती हैं और वो है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। एंटर किया मैंने, GST है तो यहाँ पे GST आ जाएगा, एंटर। कौन सी GST है, सेंट्रल। एंटर करो। टोटल टैक्स 18 था तो 18 का हाफ कितना होता है, 9%। एंटर करो, एंटर करो और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 4,000 था इसका 9% कितना हो गया, 360 रुपये, जो कि हमें किसे देना है, सेंट्रल को। दोबारा मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर और अब ले लेते हैं SGST। तो SGST के लिए भी Alt C किया और यहाँ पे लिख लेते हैं SGST। एंटर, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा जो कि मैंने बताया था। एंटर, GST ले लिया यहाँ से और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, स्टेट टैक्स। एंटर किया और यहाँ पे कितना, 9%, आधा हो गया। एंटर करो, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करो। तो आप देख सकते हो इस तरीके से CGST और SGST अप्लाई करी जाती है परचेज वाउचर पे। 4,000 का 9% कितना हुआ, 360 SGST के लिए और सेम चीज़ CGST के लिए। यहाँ पे हम करते हैं एंटर और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। इस तरीके से परचेज पे हम GST अप्लाई करते हैं। कौन सी GST, CGST और SGST। अब बात करते हैं सेल पे कैसे करेंगे। तो सेल के लिए F8 करते हैं हम, सेल वाउचर ओपन हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे कैश ले लेते हैं, एंटर, कंट्रोल ए से, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट और इसके बाद यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करते हैं। आ गया 9,680 रुपये हमारे पास हैं। 24,600 रुपये का हम सेल कर चुके हैं। स्पेस करते हैं, क्या सेल करना है अब हमें, मैंने बोला सेव कर देते हैं। एंटर किया, स्पेस दबाया, किस गोडाउन में है, मेन लोकेशन में है। इससे आप चेक कर सकते हो कि किस गोडाउन में
कितना आपके पास स्टॉक यानी गुड्स अवेलेबल है। तो मेन लोकेशन में 80 किलो एप्पल है अवेलेबल, मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, और कितना 50 किलो सेल कर रहा हूँ मैं 100 के हिसाब से, तो ये 5000 का हो गया। एंटर करके इसे सबमिट कर लेते हैं, एंटर और फिर एंटर। CGST SGST पहले से बनी हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है, स्पेस दबाना है, CGST लिखो और एंटर कर दो, आ गई है। फिर एंटर करो, इसके बाद SGST लिखो, एंटर करो। तो इस तरीके से आप जो है CGST SGST अप्लाई कर सकते हो।